Hare Krishna. So this is the last lecture on heat transfer on radiations. So first we had studied about convection और उसमें मैंने आपको कहा था convection जो है वो out of course है, conduction पढ़ लिया था, convection अपना out of course है और लास्ट में क्या है अपना रेडिएशंस। फटाक से एक बार रिवीजन करते हैं और फिर रेडिएशन पे आएंगे हम लोग। इस पूरे लेक्चर के दौरान तीन अलग अलग चीज रहेगा। एक चीज रहेगा कुछ कुछ बातें ऐसे रहेंगी जो आपको एज इट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड, there is no substitute for it. You have to understand the things very very clearly, otherwise वो कभी समझ में आने वाला भी नहीं है, क्योंकि किसी बुक में ढंग से सिस्टमैटिकली ये थ्योरी नहीं लिखा गया अबाउट रेडिएशंस। दूसरा टाइप का वो थ्योरी रहेगा जो आपको रटना है, बस दो तीन डेफिनेशन ही ऐसा है, वो डेफिनेशन ही है तो हमको रटना है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि टर्म्स और उसका डेफिनेशंस विल मिसमैच, तो हमको वो रटना है। तीसरा चीज जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो अपने को वैसे भी समझ में आने वाला है। पूरा लेक्चर ढंग से देखना, कॉपी किताब निकाल के नोट्स बनाना साथ साथ में, ठीक है। देख radiations, we'll try to complete it. Before going to radiations, we need to first of all once have a look at conduction, convection, so that I can introduce radiation properly. Conduction, convection and radiation were the three methods. कंडक्शन में क्या हो रहा था कि दो बॉडीज ऐसे करके थे और बीच में हम एक मटेरियल लगाते थे फॉर हीट ट्रांसफर। से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बीच में जब हम कोई चीज लगाते हैं तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ का टेम्परेचर भी 100 डिग्री, यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री। यहाँ जस्ट जो जंक्शन पे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे they have more kinetic energy than the molecules which will be present over here. इसका kinetic energy is more, तो ये ज्यादा वाइब्रेट करेगा और बगल वाले को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, एंड इन दिस वे द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। इन दिस वे द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। हमने पढ़ा था dq by dt वो क्या होता है, dq by dt is delta t by l upon ka. These things we had studied, but the essential point is for the heat transfer to take place फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट क्या क्या चीज अपना इंपॉर्टेंट है। पहला, एक मीडियम होना जरूरी है ताकि हीट ट्रांसफर हो सके, और दूसरा, पार्टिकल्स रिमेन फिक्स्ड एट देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस, पार्टिकल्स डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस वाज द एसेंशियल पॉइंट इन कंडक्शन। दूसरा, कन्वेक्शन का जब बात किया तो वहां कहा था टेम्परेचर डिफरेंस तो मेंटेन रहेगा ही। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो वाला एग्जांपल बताया था, यहाँ एक बर्नर लगा हुआ है ऐसे करके, एंड यहाँ का एयर मॉलिक्यूल्स हीट है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, लड़का लड़की जो भी खड़ा है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक फैन लगाया या एक ब्लोअर लगाया, ब्लोअर मतलब जो हवा देता है, लाइक दिस। तो ये जो फायर निकल रहा है उसके चलते यहाँ के गैस मॉलिक्यूल्स विल बिकम हीटेड, दे विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, हीट कंटेंट ज्यादा है उनका, और यहाँ से जो हवा रहा है दिस विल कैरी दिस पार्टिकल्स टू दिस पर्सन एंड दिस पर्सन विल फील दिस हॉट एयर। इन दिस पर्टिकुलर केस द एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स के पास है, इन एयर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है और ये मॉलिक्यूल्स ही यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, देयरफॉर हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस वाया द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाया द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके, सो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे देख, मीडियम का रिक्वायरमेंट है, मीडियम का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पार्टिकल्स एनर्जी कैरी कैसे करेंगे। दूसरा चीज, पार्टिकल्स एनर्जी कैरी कर रहे हैं, पार्टिकल्स खुद मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। और तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक हीटर पे कभी हाथ सेके होगे, सपोज ये हीटर है, सपोज दिस इज अ रूम हीटर है ना, उसको हम कनेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक सप्लाई में ऐसे करके सॉकेट में घुसाते हैं, और हीटर के ऊपर आप जैसे ही हाथ रखते हैं, एज सुन एज यू कीप योर हैंड ओवर द हीटर यू फील द वार्मथ, है कि नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होता है देखो, क्योंकि कन्वेक्शन और रेडिएशन में आप अंतर समझो। कन्वेक्शन में मैंने एयर मॉलिक्यूल्स को दौड़ाया था इस तरफ, तो वो गर्म एयर मॉलिक्यूल्स जाके इस पर्सन को लग रहे थे एंड दैट वे हीट ट्रांसफर वाज टेकिंग प्लेस। पर यहां पर में क्या हो रहा है, ये जो हीटर है ये अपने आसपास एयर मॉलिक्यूल्स को तो हीट कर ही रहा है, पर आप जैसे ही हाथ ऊपर लाएंगे उतना जल्दी एयर मॉलिक्यूल्स आके आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। सो देयरफॉर हीट ट्रांसफर इज नॉट टेकिंग प्लेस ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, they are taking place, the heat transfer is taking place due to some other reason. What is that reason? That reason is radiation. आपने देखा होगा जैसे ही हम सॉकेट को ये जो स्विच को ऑन करते हैं, दिस हीटर टर्न्स रेड एंड व्हेन इट टर्न्स रेड इट एमिट्स रेडिएशंस। These radiations are electromagnetic waves. जो बता रहा हूं अब ये radiations के बारे में बताऊंगा। So first point that you have to remember is that radiations are electromagnetic waves. What are electromagnetic waves? Electromagnetic waves are those waves
बस समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डेफिनेशन मैं नहीं दे रहा आपको, मैं बस आपको बताता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या क्या हैं। एक तो अपना लाइट जो आपने देखा होगा विबग्योर, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव बोलते हैं उसको। रेड के आगे आता है इंफ्रारेड रेज, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसके बाद आता है माइक्रोवेव्स, एंड इसके बाद आता है रेडियो वेव्स। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारे अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। रेड के जस्ट आगे इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद रेडियो वेव्स। यहाँ पे है वायलेट, इससे जस्ट पहले होता है अल्ट्रा वायलेट, उससे जस्ट पहले होता है एक्सरे जो आपने हॉस्पिटल में जाके कभी कराया होगा, इसके पीछे होता है गामा रेज। दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडिएशंस जो होता है विच a heated body emits, they are also electromagnetic waves. They have some energy associated with them. यहां भी जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इन सबके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। यहां से भी जो रेडिएशंस निकलता है दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट मींस दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट एंड दे ऑल्सो कैरी सम एनर्जी। तो आप अपना हाथ जैसे ही यहाँ पे लाते हैं, अपना हाथ जैसे ही यहाँ पे लाते हैं आपको गर्मी लगता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, मैं और कुछ कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आए। आपने कभी कपड़ा आयरन अगर किया होगा, कपड़ा आयरन करते टाइम जब आयरन को कपड़े के ऊपर रख के प्रेस करते हैं, अगर आप उस कपड़े को पहनते हैं तो आपको गर्मी लगता है। वो कपड़ा के चलते जो आपको गर्मी लग रहा है वो कौन सा प्रोसेस के चलते हीट ट्रांसफर हो रहा है? कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन? ड्यू टू कंडक्शन। आप जब कपड़ा पहनते हो तो कपड़ा आपके बॉडी के टच में आ गया ना, तो जब टच में आया तो वो जो ट्रांसफर होता है हीट का, दैट इज ड्यू टू कंडक्शन। पर अगर आप वो जो आयरन है या प्रेस जो भी बोले आप उसको, उसके चलते उसका अगर स्विच आप ऑफ भी कर देते हैं या ऑन है और वो अगर गर्म है, उसके सामने अगर आप हाथ लेकर के जाओगे ना एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, टच मत कर देना रे, तो आयरन के यहां तक अगर आप हाथ लेके आओगे तो आपको हीट लगेगा। वो जो हीट लगेगा उसका क्या रीजन है? उसका रीजन इज अगेन रेडिएशन। कोई भी अगर बहुत गर्म चीज है उसके सामने अगर आप हाथ रखते हैं तो हो सकता है कन्वेक्शन के चलते भी हीट ट्रांसफर हो रहा हो, पर रेडिएशन के चलते भी होगा। कोई भी अगर बहुत गर्म चीज है वो हीट रेडिएट करता है, ये उसका प्रॉपर्टी होता है एक हीटेड बॉडी का। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ हीटेड बॉडी दैट एवरी हीटेड बॉडी रेडिएट्स सम अमाउंट ऑफ रेडिएशन। वो हम आगे पढ़ेंगे भी, पर एसेंशियली समझना कि दीज रेडिएशंस आर वेरी स्पेशल। व्हाई? एक तो पहला, आई होप थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रहा होगा कि रेडिएशंस निकलते हैं इन सारी चीजों से। वही हीटर का भी बात किया, अगर आप हीटर भी ले लो तो हीटर पे भी हाथ रखने का जरूरत नहीं है, पर आप हीटर से भी समझ सकते हैं अगर गर्म है तो हीटर भी रेडिएशन एमिट करेगा। उसी तरह से सन से जो हमको रेज आती है अर्थ तक, दे आर ऑल्सो रेडिएशंस। पहला चीज, पहला अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए कि कोई भी अगर बहुत हीटेड ऑब्जेक्ट है उससे क्या निकलता है? रेडिएशंस निकलता है। और रेडिएशंस एनर्जी कैरी करते हैं, इट कैरीज एनर्जी विथ देम। रेडिएशंस कैरी एनर्जी विथ देम। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर एक आयरन है वो भी अगर एक सॉकेट में घुसा हुआ है, उसको स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर देंगे तो कुछ देर के बाद आयरन ठंडा हो जाता है ना। क्यों ठंडा होता है? क्योंकि क्या है, इससे जो रेडिएशंस निकल रहे हैं कॉन्स्टेंटली, वो एनर्जी, हीट एनर्जी कैरी कर रहे हैं टू द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग गर्म हो जाएगा और आयरन ठंडा हो जाता है। किस प्रोसेस से? वाया रेडिएशन। सेम थिंग हैपेंस इन इलेक्ट्रिक हीटर ऑल्सो। ठीक है, सो these are examples of some radiations and you understand that radiations will carry the energy with them. ये पहला पॉइंट था radiations के बारे में जो समझना है अपने को, that radiations are basically electromagnetic waves and they carry the energy with them. The second point that we have to understand is that no medium is required for heat transfer to take place. No medium is required for heat transfer to take place. This again goes to show that heat transfer taking place by radiation is different from convection. For example, अगर मैं एक वैक्यूम चेंबर है और यहाँ पे एक बर्निंग कोल रख दूं, यहाँ पे एक बर्निंग कोल रख दूं और अपना हाथ यहाँ पे लेकर के आऊं, तो मेरे को गर्मी लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल गर्मी लगेगा। बर्निंग कोल है, बर्निंग कोल में आग लगा दी ही नहीं, बर्निंग कोल हॉट कोल है, रेड। यहाँ पे अगर हम हाथ रखेंगे तो मेरे को गर्मी लगेगा, बिल्कुल गर्मी लगेगा। क्यों गर्मी लगेगा? बिकॉज ऑफ रेडिएशंस। दिस हॉट कोल विल एमिट रेडिएशंस और वो रेडिएशंस मेरे हाथ तक पहुंचेंगे। क्योंकि वैक्यूम है, कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स तो रहेगा ही नहीं, देयरफॉर कन्वेक्शन का कोई डाउट ही नहीं है कि यहाँ पे कन्वेक्शन ऑकर कर सकता है। कन्वेक्शन विल नॉट ऑकर। देयरफॉर बिकॉज आई एम गेटिंग द हीट स्टिल,
This means that there is some other mode of heat transfer, and that is radiations. Therefore, these all examples goes to show that yes, radiations play a very very crucial and a very important role in our lives. Sun है, electric heater है, iron हो गया, ये सारा चीज किसका है? They are all falling in the heat transfer via radiations only. ठीक है? So ये basic introduction अपना किसका था? Radiations का. Now we are going to study how these bodies radiate energy. And therefore we'll start with a new topic, and that is Prevost theory of exchange. मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा था, ये थ्योरी अच्छे से समझना आपके लिए जरूरी है. थ्योरी आप अगर अच्छे से समझ गए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स है वो करने में आपको सही लगेगा, क्योंकि ये जो थ्योरी है, बार बार कह रहा हूं, इट इज नॉट सिस्टमैटिकली गिवन एट मेनी प्लेसेस. रेयरली यू विल फाइंड दैट. फर्स्ट वी हैव बेसिक we have done the basic introduction of radiation. Now we are going to study another thing, and that is, this is called Prevost theory of exchange या Prevost theory of heat transfer. ठीक है? टॉपिक फिलहाल भूल जाओ, मैं इसमें आपको 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा. Prevost theory of exchange. The first thing that you have to understand is that every body at all temperatures emit radiations. Every body at all the temperature will emit radiations. हर एक बॉडी, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप है, चाहे जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है, चाहे वो माइक स्टैंड है, चाहे ये बोर्ड है, चाहे ये वॉल है, चाहे वो बल्ब जो ऊपर में लगा हुआ है, जो भी चीज एग्जिस्ट करता है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स at all the temperatures, whether it is 100 Kelvin, 200 Kelvin, 300 Kelvin या 10,000 Kelvin, it will emit some amount of radiations. ठीक है? पहला चीज तो हर चीज फील, आप इस चीज को दिमाग में सेट कर लोगे, कोई भी अगर चीज है वो रेडिएशन एमिट करता है. तो कंडक्शन के टाइम में रेडिएशन का सिग्निफिकेंस क्यों नहीं लिए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, बीच में रॉड लगाते थे, रेडिएशन से भी तो हीट ट्रांसफर हो सकता है. पर क्वेश्चन देख के भी हमको दिमाग लगाना है कि हमको कौन सा मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर वहां पे उस समय एप्लीकेशन में लेना है. उस समय बिल्कुल दिमाग लगा सकते हैं, हम कंडक्शन लेंगे, रेडिएशन नहीं लेंगे. रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफर होगा काफी कम रेट से होगा, देयरफॉर भी सिग्निफिकेंटली कंडक्शन से ही होता है, तो कंडक्शन में डीलिंग करते हैं अपन वहां पे. खैर, अब एट ऑल टेम्परेचर्स का क्या मतलब है? जाहिर सा बात है, वो अबव 0 केल्विन होना चाहिए. ये ओके नहीं लिखा हुआ है, 0 केल्विन लिखा हुआ है. 0 केल्विन से ऊपर अगर टेम्परेचर रहेगा तो बॉडी विल एमिट रेडिएशन. क्यों? 0 केल्विन पे क्या होगा? आपको बताया गया होगा कि VRMS, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो VRMS होता है, दैट इज रूट अंडर 3RT/m. अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो गया, एट टेम्परेचर 0 केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, ध्यान देना. 0 केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस. बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है रे? बहुत कम है. एट टेम्परेचर 0 केल्विन पे ध्यान दो, VRMS क्या हो जाएगा? 0. इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वेलोसिटी रहा ही नहीं, मॉलिक्यूल्स स्टिल हो गए. मॉलिक्यूल्स स्टिल हो गए तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे करेंगे? मॉलिक्यूल्स एनर्जी ट्रांसफर करते हैं क्योंकि हिलते हैं तो बगल वाले को मारते हैं, बगल वाला अपने बगल वाले को मारता है, इससे जस्ट लाइक अ वेव एनर्जी प्रोपेगेट होता है. पर अगर मॉलिक्यूल्स हिल ही नहीं रहे, VRMS इज ऑलमोस्ट 0, मींस द मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड एट देयर प्लेस. इतना ठंडा कर दिया है हमने 0 केल्विन. Therefore, the heat transfer will not take place by radiation. So, समझना, everybody at all temperatures emit radiation. This is Prevost theory of exchange. But in the back of mind, I am supposed to have this one fact that the temperature should be greater than 0 Kelvin, because at 0 Kelvin negative तो हो ही नहीं सकता, इससे नीचे तो जाएंगे ही नहीं, वरना गड़बड़ हो जाएगा. We are इतना पे ही 0 Kelvin पर ही molecules will completely stay still, and to be honest, इतना achieve करना is also almost nearly impossible. Now, this is the first point. I hope समझ में आ गया. कोई भी बॉडी हो, 10 केल्विन पे रखा हुआ हो, 100 केल्विन पे रखा हुआ हो, वो रेडिएशंस एमिट करेगा. ये लॉजिकल बात है कि अगर ज्यादा गर्म हो बॉडी तो ज्यादा रेडिएशंस एमिट करेगा. दिस इज अ डिफरेंट थिंग. ये सच है कि द बॉडी इज मोर हीटेड, इट विल एमिट मोर रेडिएशंस. ये हम फीलिंग से समझ भी सकते हैं कि अगर एक ज्यादा हीटेड आयरन है और एक कम हीटेड आयरन है, ज्यादा हीटेड आयरन के पास हाथ रखने से ज्यादा गर्मी मिलता है, कम हीटेड आयरन के पास हाथ रखने से कम गर्मी मिलता है. देयरफॉर दिस इज ट्रू, बट यस, the amount of radiations or the energy that will be transferred per unit time will depend on the temperature of the body. And with this we come to the second point, that energy radiated by body per unit time, ध्यान समझना, energy radiated by body per unit time, this is given by एक चीज बताओ, एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, इसका मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम.
आपने फिजिक्स में एनर्जी पर यूनिट टाइम का कोई दूसरा नाम सुना है क्या? एनर्जी पर यूनिट टाइम का कोई दूसरा नाम सुना है क्या? देख, छोटा सा बस यहां पे मैं बता दे रहा हूं। एक होता है एनर्जी, अगर आप एनर्जी पर यूनिट टाइम कर दें इसको बोलेंगे पावर, ठीक है। पावर का यूनिट होगा वॉट्स, जूल पर सेकंड। एनर्जी पर यूनिट टाइम को कहते हैं पावर, वॉट्स बोल सकते हैं। और पावर पर यूनिट एरिया या एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया या पावर पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। याद रखना आपसे, इसको कहते हैं इंटेंसिटी। इसका यूनिट क्या होगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर या जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी क्लियर होना चाहिए आपको, पावर क्लियर होना चाहिए, इंटेंसिटी क्लियर होना चाहिए पूरे क्लैरिटी के साथ, क्योंकि अब जो पढ़ाऊंगा वो पावर के टर्म्स में पढ़ाऊंगा। याद रखना एनर्जी पर यूनिट टाइम है, तो मैं जैसे ही वर्ड यूज करूंगा पावर, आप समझ जाना एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड, एनर्जी रेडिएटेड बाय द कंप्लीट बॉडी, एनर्जी रेडिएटेड बाय द कंप्लीट बॉडी इन 1 सेकंड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड पावर, और एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकंड बाय यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंटेंसिटी। एक्चुअली यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी नहीं बोलेंगे, इंटेंसिटी का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस आप ऐसा समझो, पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का जिक्र यहां पे करेंगे नहीं, आप परेशान ना हो, वो हम आगे देखेंगे इंटेंसिटी के बारे में। पर हाँ, ये समझना जरूर, पावर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी, पावर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। थोड़ा सा चूंकि मैं इसका बात उठा ही दिया तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, मान लो ये एक बॉडी है या एक बल्ब है, चूंकि थोड़ा सा उठा दिया तो देख लो। सपोज ये एक बल्ब है विच इज एमिटिंग रेडिएशन एट 200 वॉट्स, मतलब 200 जूल्स पर सेकंड। एनर्जी पर सेकंड कितना एमिट कर रहा है? 200 जूल्स पर सेकंड या 200 वॉट्स का रेडिएशन वो एमिट कर रहा है, ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस। अब आपको बताना है व्हाट इज इंटेंसिटी एट 2 मीटर एट 2 बाई पाई मीटर फ्रॉम द बल्ब, नहीं 2 बाई रूट पाई मीटर्स फ्रॉम द बल्ब। 2 बाई रूट पाई मीटर पे क्या इंटेंसिटी होगा वो बताना है। तो यहां पे बल्ब लोकेटेड है, इससे 2 बाई रूट पाई मीटर पे हम जाएंगे। तो ये 2 बाई रूट पाई मीटर पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। इस सर्कल के यूनिट एरिया पे, समझ रहे हैं आप, इस सर्कल के यूनिट एरिया पे जो पावर गिर रहा है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस आर, है ना। इंटेंसिटी, सपोज ये एक चीज है जो एमिट कर रहा है रेडिएशन, या अपना एनर्जी एमिट कर रहा है। इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर इज डिफाइंड एज पावर फॉलिंग ऑन दिस एरिया पर यूनिट एरिया। पावर फॉलिंग ऑन दिस सरफेस एरिया पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी। अरे पावर तो गिर ही रहा है, पर एक यूनिट एरिया में कितना पावर गिर रहा है उसके उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये वाले केस में कितना पावर गिर रहा है इस पूरे सरफेस पे? भाई पावर तो सेम ही गिर रहा है रे, चाहे वो ये सरफेस पे डीलिंग, आप ये सरफेस लो चाहे ये सरफेस लो, पावर तो सारे सरफेसेस पे सेम ही गिरेगा ना। एनर्जी पर यूनिट टाइम तो सेम ही एमिट कर रहा है। सपोज मैं एक बॉडी हूं, मैंने कहा मेरा पावर कितना दिया हुआ यहाँ पे 200 वॉट, मैंने 200 जूल एक सेकंड में एमिट किया। जैसे ही एक सेकंड हुआ कितना जूल निकल गया मेरे बॉडी से? 200 जूल निकला। ये जो 200 जूल जाएगा, ये जो 200 जूल ट्रेवल कर रहा है, हर एक सरफेस एरिया से तो 200 जूल ही ना पार करेगा रे। चाहे वो ये सरफेस एरिया हो तो 200 जूल पार करेगा, ये सरफेस एरिया से भी 200 जूल विल पास, and from this surface area also 200 joules will pass through. Therefore every area 200 joules is only passing by it in 1 second, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है तो सेम स्पीड से जाएगा। तो 200 joules per second will pass through every area, means 200 watts is passing through every area. So in 1 meter square of this area of suppose, अब इंटेंसिटी कैसे वेरी कर जाएगा क्योंकि एरिया हर एक का डिफरेंट है। इसके लिए इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट कितना होगा? पावर पर यूनिट एरिया, ये 200 वॉट जो गिर रहा है कितने एरिया पे गिर रहा है? इतने एरिया पे, समझ रहे हैं आप। तो यूनिट एरिया पे कितना गिर रहा है उसका, ये 3D है, दिस इज अ 3D, ठीक है। सो जो 3D है दिस इज अ शेल, आई मीन होलोस्फेयर,
उसका सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 बाई रूट पाई का होल स्क्वायर, दैट इज 4 बाई पाई। दिस इज 4 से कट जाएगा ना, हाँ 50 12.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द इंटेंसिटी। ठीक है, आप अगर ये इस पॉइंट से और दूर जाएंगे, अगर आर, ये जो आर है ना यहाँ पे 2 बाई रूट पाई था, अगर आप इस आर को बढ़ाएंगे तो P बाई ए क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। बेसिकली इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये अगर आप आर बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी घट जाएगा। ठीक है, मान लो 2 बाई रूट पाई से 3 बाई रूट पाई कर देता तो यहाँ पे क्या आ जाता 9 बाई पाई, ये कट जाता 200 बाई 36 आ जाता, फिर और छोटा आ जाता 200 बाई 36, जो भी आप निकालते रहना, पर दैट वुड हैव बीन लेस देन 12.5 सर्टेनली। ठीक है, तो वो छोटा होता जाएगा इंटेंसिटी। क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं होना, जब मैं लिख रहा हूं इंटेंसिटी को पावर पर यूनिट एरिया, ये कौन सा एरिया है जहां पे पावर गिर रहा है, बॉडी का एरिया नहीं है। ये मैंने पूरा कहानी इसलिए बताया, एनर्जी क्लियर होना चाहिए आपको। एनर्जी रेडिएटेड वो तो ठीक है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम को हम पावर बोलेंगे, और एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को बोलेंगे इंटेंसिटी। पर ये एरिया कौन सा एरिया, बॉडी का एरिया नहीं है, जहां पे पावर गिर रहा है उसका एरिया इंटेंसिटी में। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू द पॉइंट। तो अभी जो मैं लिख रहा था, अभी मैं ये लिख रहा था, देख कि एनर्जी पर यूनिट टाइम या फिर पावर एमिटेड बाय अ बॉडी इज इक्वल्स टू ई ए सिग्मा टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू द पावर 4। ये आपको अच्छे से रट लेना है, मैं जो लिख रहा हूं कि पावर एमिटेड या एनर्जी रेडिएटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम या पावर एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज ए सिग्मा टेम्परेचर ऑफ बॉडी का पावर 4। ई क्या है? ई एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं एमिसिविटी। दिस विल डिपेंड ऑन बॉडी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये लाई करेगा बिटवीन 0 टू 1, ये लाई करेगा फ्रॉम 0 टू 1। 0 हो सकता है, आई डोंट नो एनी बॉडी जिसका एमिसिविटी 0 होता है, 1 तो होता है। सो देयरफॉर ये वाला एक बार बस चेक कर लेना। 0 नहीं देता जनरली, क्योंकि सारा का सारा बॉडी कुछ ना कुछ तो एमिट करेगा ही। ठीक है, सो 0 E1, ये इनइक्वालिटी कहीं ध्यान नहीं देता, मैंने खुद से लिखा है। 1 होता है श्योर शॉट, और 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो एमिट करेगा ही। 0 केल्विन से 0 केल्विन हो गया तब तो वैसे भी 0 हो जाएगा। सो वी कैन नॉट राइट दिस 0। So emissivity depends on body and the range is from 0 to 1. E clear है क्या होता है? It is a constant. E is a constant which will be given to you in the question. आपको उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं A का। A is the exposed surface area, exposed surface area of the body. एक्सपोज्ड सरफेस एरिया का क्या मतलब है कि वो एरिया जो सराउंडिंग से एक्सपोज्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं सपोज एक स्फेयर है जिसका मैं कहता हूं एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर, ये वाला एरिया, ठीक है, और इसका कुछ एक टेम्परेचर है T0, तो ये रेडिएशन से एमिट करेगा लाइक दिस। ठीक है, अब मैं कहता हूं एक हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर मतलब ये सरफेस है इसका, ये गड्ढा है बीच में, इट्स अ कैविटी, दिस थिंग इज अ कैविटी, और मैं कहता हूं इसका टेम्परेचर T0 है। क्या ये रेडिएशन से एमिट करेगा? बिल्कुल करेगा। अब मैं आपको कहता हूं और यहां से भी एमिट करेगा रेडिएशंस, बिल्कुल करेगा। अब ये वाला बाहर का एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर, ये वाला एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, और ये वाला एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं आपको बोला व्हाट इज द पावर रेडिएटेड बाय दिस बॉडी, तो आप क्या आंसर देंगे? ई ए सिग्मा T0 का पावर 4, क्योंकि ये तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है T0। अब इसमें ए को क्या लिखेंगे, बस ये पूछ रहा हूं मैं, ए को क्या लिखेंगे? 10 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, 4 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, या 10 प्लस 4 मीटर स्क्वायर लिखेंगे? क्या लिखेंगे? द आंसर इज सिर्फ 10 लिखेंगे रे। अरे जो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड होता है सिर्फ वही सरफेस लिखते हैं। एटमॉस्फेयर से कौन सा एरिया टच में है? 10 मीटर स्क्वायर वाला। ये जो रेडिएशन एमिट करेंगे ये तो आपस में बॉडी ही खा लेगा, ये तो बॉडी ही एब्जॉर्ब कर लेगा, ये लूज नहीं होगा टू द सराउंडिंग। ये है पावर रेडिएटेड टू द सराउंडिंग, जिसके चलते बॉडी अपना टेम्परेचर लूज कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से मान लो अगर मैं
यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर देता और आधा को कवर कर देता कोई कपड़ा से, आधा ढका हुआ है, ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन में देता है कभी कभी, आधा ढक दिए। तो पावर रेडिएटेड में ए क्या हो जाएगा इस केस में, ई ए 5 हो जाएगा, ध्यान देना, सिग्मा टी का पावर 4, टी नॉट का पावर 4, बॉडी का टेम्परेचर टी नॉट दिया हुआ है। मैं बस टर्म्स से समझा रहा हूं आपको, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं न्यूमेरिकल भी 2 कराऊंगा आपको, पूरा थ्योरी बता के बस टर्म्स का क्लैरिटी दे रहा हूं। तो ई क्लियर हो गया, ए क्लियर हो गया, एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द बॉडी। सिग्मा क्या होता है, ध्यान से देख, सिग्मा इज कॉल्ड एज स्टीफेंस कांस्टेंट, इसको कहते हैं हम स्टीफेंस कांस्टेंट, और इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10 टू पावर -8। याद रखना बहुत आसान है, 5678 5.67 इंटू 10 का पावर -8। एक और चीज ध्यान दो, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, सिग्मा का एसआई यूनिट क्या होगा, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट डायमेंशनलेस, कोई उसका यूनिट नहीं होता अलग से, ठीक है। सो पावर है वॉट, एरिया है मीटर स्क्वायर, दिस इज केल्विन का पावर 4, इसको नीचे लेके आ जाओ, है ना, ये तो डायमेंशनलेस है पूरा, ये मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4 को नीचे लेके आ जाओ, तो इसका यूनिट क्या होगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4। स्टीफेंस कांस्टेंट डायरेक्ट कांस्टेंट है वो, उसमें कुछ हम कर नहीं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है अपना, या एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 9.8, वैसे ये कांस्टेंट है, ठीक है। उसके आता है टी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है ये, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये ध्यान रखना, बॉडी का टेम्परेचर है और केल्विन में, बस ये 4 चीज का ध्यान रखना। सिंपल सा क्वेश्चन क्या देंगे, देख मान लो कोई एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 600 केल्विन, उसका एमिसिविटी है 0.5 और सिग्मा का वैल्यू ले लो आप 6 इंटू 10 का पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4, है ना। फाइंड एनर्जी रेडिएटेड इन 2 सेकेंड्स, फाइंड द एनर्जी रेडिएटेड इन 2 सेकेंड्स। देख एनर्जी पूछ रहा है आपसे 2 सेकंड में, अपने को क्या पता है, अच्छा इसका एरिया नहीं दिया ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, क्रॉस सेक्शनल नहीं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी आप ले लो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, फटाक से चलो कर लो। एनर्जी रेडिएटेड निकालना है, अपने को पता है पावर रेडिएटेड क्या होता है, सिग्मा ई सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इंटू टी का पावर 4, ओके, इसका मतलब 36 इंटू 36 इंटू 10 का पावर, ये तो 10 स्क्वायर है, 10 का पावर 4 8 हो जाएगा, टी का पावर 4 होता है ना, ठीक है। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड, सो दिस इज 6 इंटू, ये भी कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 36 इंटू 36, इसको ऐसे ही लिख दो यार, 3 इंटू 6 का पावर 4, ठीक है, लेट इट रिमेन लाइक दिस इज द पावर दैट इज एमिटेड इन 2 सेकेंड, नहीं, दिस इज द पावर विच इज बीइंग रेडिएटेड बाय द बॉडी, एनर्जी एमिटेड इन 2 सेकंड कितना आएगा, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो दिस इज 3 इंटू 6 का पावर 4 इंटू 2, दैट इज 6 का पावर 5, 6 का पावर 5 जूल्स। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने, अभी और क्वेश्चन आएगा इस पे, देख पहले तो पहले एक छोटा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये रट लेना अच्छे से। कुछ चीज मैंने पहले कहा था आपको, रेडिएशंस में 3 तरह का चीज आता है, पहला चीज समझने का है, समझने का जो है ढंग से समझते रहना, और ये एक चीज है जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, तो इसको याद रखना अच्छे से बिल्कुल। ई ए सिग्मा टीवी का पावर 4, ये पावर है, पावर एमिटेड बाय एनी बॉडी एट अ टेम्परेचर ऑफ टी। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं, देख तो अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी ऑफ द बॉडी क्या होगा, खैर इंटेंसिटी का बात नहीं करेंगे, बस पावर एमिटेड बाय द बॉडी एनर्जी पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी रहने दे, ई ए सिग्मा टीबी का पावर 4, ठीक है, ई ए सिग्मा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का पावर 4, दिस इज द पावर एमिटेड बाय द बॉडी, ओके। अब बात करते हैं हम, हाँ, पावर एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी, पहला चीज हम बोले पावर एमिटेड बाय द बॉडी, and now we are discussing power absorbed by the body, okay। स्टीफेंस कांस्टेंट उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लॉ था ना, पावर एमिटेड बाय अ बॉडी, दिस वाज गिवन बाय स्टीफन एंड देयरफॉर दिस इज नोन एज स्टीफेंस लॉ, दिस इज नोन एज स्टीफेंस लॉ। भाई साहब तुम लोग टॉपिक भूल मत जाना, सब कुछ पढ़ रहे हैं प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज के अंडर में, ठीक है, पहला पॉइंट बताया था ये, और ये दूसरा पॉइंट ही बता रहा हूं,
दूसरा पॉइंट थोड़ा लंबा चलेगा, फिर 2-3 और पॉइंट है जो बताऊंगा प्रीवियस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज में ही। हालांकि आपको अगर एग्जाम में आए आप इतना लिख देना और जो कहानी है वो लिखना, ये सब डिटेल मत लिखना इतना। पावर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी का बात करेंगे हम, ये था पावर रेडिएटेड बाय द बॉडी। और पावर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी क्या होता है देख, पावर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी होता है ए सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स का पावर 4। ए क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होगा, पर आप फिलहाल याद रखो इसका भी वैल्यू विल लाई बिटवीन दिस टू दिस ओनली, एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, यहां पे क्या था, ये एमिसिविटी, नाम याद रखना रे, नाम ये एमिसिव पावर मत पढ़ लेना इसको, एमिसिविटी जो जैसे बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे, और ये एब्जॉर्प्टिव पावर इसका, बट दिस इज अ कांस्टेंट, ये कोई पावर नहीं है। एब्जॉर्प्टिव पावर का यूनिट क्या होगा, वॉट्स होगा या क्या होगा, यूनिटलेस है, डायमेंशन उसका कोई डायमेंशन नहीं है, याद रखना कांस्टेंट है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। एब्जॉर्प्टिव पावर डायमेंशनलेस होता है, नाम बस पावर लगा दिया है, पर उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच मलाई करेगा, प्योर नंबर है, कोई डायमेंशन उसका नहीं है। ठीक है, सो नाउ P इक्वल टू ए सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का पावर 4, इस रेट से एंड इस इतना एनर्जी पर यूनिट टाइम एब्जॉर्ब करेगा बॉडी। ठीक है, ए सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का पावर 4, सिंपल है, कोई न्यूमेरिकल में कराऊंगा एक ही साथ में, इस पे और इस पे। सो ए इज एब्जॉर्प्टिव पावर, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपको, ई है स्टीफेंस कांस्टेंट, ए है एरिया ऑफ द बॉडी जो एब्जॉर्ब कर रहा है, यह टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। अब आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनो, हालांकि ये प्रूफ बाद में करेंगे हम, प्रूफ बाद में करेंगे, पर ये बस याद रखना E इक्वल्स टू ए होता है न्यूमेरिकली, कंसेप्चुअली दोनों अलग बात है, पर न्यूमेरिकली दोनों एक ही होता है। E इक्वल्स टू ए, अगर आपको कहीं क्वेश्चन में E दे दिया है तो समझ लेना A भी वही होगा। तो आप पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी को ये भी लिख सकते हैं, E सिग्मा A इंटू टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का पावर 4, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए और ई न्यूमेरिकली इक्वल होगा, हम आगे देखेंगे कैसे। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो हम स्टीफेंस लॉ पे 2 क्वेश्चन फटाक से करेंगे। देख, लॉजिकल बात है कि अगर एक बॉडी रेडिएशन एमिट कर रहा है और साथ ही साथ एब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो उस पर कुछ कुछ क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। नेट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन करके एक क्वेश्चन बना सकते हैं, नेट रेट ऑफ एमिशन करके, क्योंकि एमिट भी कर रहा है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है। ठीक है, सो ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वी कैन हैव वन, एक ही क्वेश्चन करा देता हूं अच्छा सा, एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, पहले सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेंगे। देख, एग्जाम्पल, मान लो देयर इज अ हीटर जिसका पावर है 256 watts, 256, this much watts is the power। ठीक है, जस्ट 1 मिनट में डेटा चेक कर लेता हूं एक बार। P क्या होता है, E A सिग्मा, एमिसिविटी उसका, ठीक है वो तो बताया नहीं मैं अभी, उसका एमिसिविटी 1 पकड़ लो। ठीक है, पावर इतना पकड़ लेते हैं हम, एक हीटर है जिसका पावर इतना दिया हुआ है 6 इंटू 256 वॉट दिया हुआ है, उसका एमिसिविटी दिया हुआ है 1। ठीक है, और टेक द वैल्यू ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट है 6 इंटू 10 टू पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन का पावर 4, एंड उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यू टेक 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हीटर है उसका कॉइल्स, हीटर का जो कॉइल है उसका कॉइल का एरिया दिया हुआ है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला है फाइंड टेम्परेचर ऑफ द हीटर, पहला क्वेश्चन फटाक से सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड टेम्परेचर ऑफ द हीटर। दूसरा क्वेश्चन है, imagine that there is a room in which a body is kept, रूम का टेम्परेचर इज 123 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बॉडी है 723 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका एरिया ऑफ द सरफेस, ये बस
सराउंडिंग है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग दिया हुआ है 123 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज दिस मच, एरिया ऑफ द बॉडी इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, emissivity of the body you can take 1, and sigma you can take 6 into 10 का power minus 8, no problem, ठीक है। find the power of a heater needed to supply heat to keep the temperature of body constant। मतलब आप क्या इमेजिन करो, आप इमेजिन करो कि एक सराउंडिंग है ऐसे करके, और अंदर में हमने एक हीटर लगाया सच दैट ये सिर्फ इसको पावर देगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, ऐसा मानो। और आपको बताना इस हीटर का कितना पावर रहना चाहिए सच दैट ये जो बॉडी है इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। एक बार ट्राई करो, फिर मैं क्वेश्चन पूरा ढंग से दिया हुआ है, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बोला है पावर ऑफ द हीटर विच इज नीडेड टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कांस्टेंट। असम्पशन लेना है कि ये जो भी पावर देगा सबका सब ये बॉडी ही खाएगा, सराउंडिंग कुछ नहीं खाएगा, ठीक है। चलो फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं पहले वाले का। पहले वाले का सिंपल सा बात है, हम यूज करेंगे पावर P इक्वल्स टू E का वैल्यू 1 दिया हुआ है, A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 625 इंटू 10 का पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, E A सिग्मा, और टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर पूछ रहा है, E A सिग्मा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का पावर 4 होता है, सिग्मा T का पावर 4। देखिए ये 6 और ये 6 कट गया, एंड दिस इज 256 by 625 into 10 का पावर minus 12, this is equals to T का पावर 4, right? So what is T? हर तरफ 1 by 4 कर देंगे, है ना। इसका पावर 1 by 4 is basically T, तो ये क्या आएगा 4 by 5 into 10 का पावर minus 3, ये आया 4000 by 5, 800 केल्विन। So 800 केल्विन is the temperature of the heater, पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलो फटाक से दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, देख क्या होगा कि अगर एक बॉडी ऐसे करके रखा हुआ है और ये है आपका सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग कितना केल्विन है 723, इसमें अगर हम 273 अगर इसमें ऐड करें 373 और 400, तो ये हो गया अपना 400 केल्विन इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। बॉडी का टेम्परेचर कितना है रे 1000 केल्विन, 273 में ऐड कर दो, 1000 केल्विन इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब क्या होगा ध्यान समझ, पावर लॉस कितना होगा बाय दिस बॉडी, बॉडी पावर लूज करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। कितना करेगा, जिस रेट से बॉडी एमिट कर रहा है ये तो इसका लॉस है, इतना पावर ये इतना एनर्जी पर सेकंड ये लूज करते जा रहा है बॉडी, पर साथ ही साथ कुछ एनर्जी पर सेकंड ये गेन भी तो कर रहा है, कुछ एनर्जी पर सेकंड ये गेन भी तो कर रहा है। कहां से गेन कर रहा है, सराउंडिंग से। तो जो नेट पावर लॉस है वो कितना है, जितना लॉस कर रहा है माइनस जितना गेन कर ले रहा है। जैसे आप 100 आप गए मार्केट में और 100 रुपया लूज करके आ गए, पर 20 रुपया किसी तरह से आपको वापस आते टाइम रोड पे गिरा हुआ मिल गया, आप 20 रुपया उठा भी लिए, तो आपका नेट लॉस कितना होगा 80 रुपया ही होगा ना। उसी तरह से लॉस किस रेट से कर रहा है, E A सिग्मा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का पावर 4, इस रेट से एनर्जी लूज कर रहा है, और किस रेट से गेन कर रहा है, एक्सेप्ट भी तो कर रहा है सराउंडिंग से, किस रेट से कर रहा है E A सिग्मा टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का पावर 4, बताया था ना ये अभी जस्ट। और A और E का वैल्यू सेम होता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट मैंने E लिख दिया, तो ये है पावर लॉस, नेट पावर लॉस, ठीक है। और चूंकि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ज्यादा है तो लॉस पॉजिटिव है, मतलब टेम्परेचर घटेगा, लॉस होगा, लॉस पॉजिटिव मतलब लॉस होगा। और इसका कितना वैल्यू आएगा देख, E डायरेक्ट, E एमिसिविटी का वैल्यू दिया हुआ है E1, 1 क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है 400, सिग्मा का वैल्यू है 6 इंटू 10 का पावर माइनस 8, वही दिया हुआ है ना। हाँ आप ये अप्रोक्सीमेशन हमेशा यूज मत कर लेना, मैंने दिया इसलिए यूज, मैंने दिया है फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस, बट आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करे तो ही यूज करना, वरना सिग्मा का वैल्यू हमेशा 5.67 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ही लेना है अपने को। सिग्मा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, इसका पावर 4 कितना हो जाएगा 10 टू पावर 3, उसका पावर 4 10 का पावर 12 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग कितना है ये,
तो 16256 इंटू 10 का पावर 8 है ना, 10 का पावर 2 उसका पावर 4 8। सो इसको सॉल्व करते रहेंगे, जो भी आंसर आएगा 10 का पावर 8 यहाँ से बाहर निकाले तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2400 इंटू 10 का पावर 4 माइनस 256। सो दिस इज द आंसर। देखना, अच्छा एक गड़बड़ हो गया, देख एक गड़बड़ हो गया। एरिया अपना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, यहाँ हमने 400 ही लिख दिया। यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं 10 का पावर माइनस 4 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको आप कर लो 10 का पावर माइनस 4, 10 का पावर माइनस 4 करने से दिस विल बी लाइक 0.24 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 4 माइनस 256, 10 का पावर 4 माइनस 256। नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज करेक्ट। ई ए सिग्मा टी का पावर 4, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा एरिया मीटर स्क्वायर में ही रखना, क्योंकि सारा ऐसा यूनिट्स में है ना। एसेंशियली इस एग्जांपल से मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था नेट पावर लॉस वाला कॉन्सेप्ट, कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी जो होता है, ये बॉडी कुछ एमिट करेगा और कुछ एब्जॉर्ब भी कर लेगा सराउंडिंग से, तो जो नेट लॉस होता है वो ये होता है। इस न्यूमेरिकल से मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस वाज, अभी हम प्रीवोस थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रीवोस थ्योरी से गायब मत हो जाना। प्रीवोस थ्योरी का ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट प्रीवोस थ्योरी का था कि जो भी बॉडी है सारे टेम्परेचर पे ही रेडिएशंस एमिट करेगा, और दूसरा पॉइंट था इसीलिए कितना रेडिएशंस एमिट करेगा वो हमने देख लिया, ई सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का पावर 4, पर ये भी देखा कि एब्जॉर्ब भी करता है, ई ए सिग्मा टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का पावर 4 उस रेट से एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, फटाफट देख, प्रीवोस थ्योरी का ही तीसरा पॉइंट। ये सब पोस्टुलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं कि ये पॉइंट वाइज दिया हुआ है, बस ऐसे बता रहे हैं ताकि सब प्रीवोस थ्योरी में ही कवर हो जाए। ओके, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, ये समझने का है, रटने का नहीं है। रटने का क्या था, अभी जो पढ़ाया ये अच्छे से दिमाग में सेट हो जाना चाहिए आपका। अब जो बता रहे हैं समझना आना चाहिए आपको, ढंग से क्लैरिटी से आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट। मान लो एक बॉडी है, मान लो एक बॉडी है और इसके ऊपर कुछ रेडिएशंस गिर रहा है ऐसे करके, तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेडिएशंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी बॉडी पे अगर कुछ रेडिएशंस गिरता है तो कुछ वो रिफ्लेक्ट कर देता है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस। रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस, कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है, एब्जॉर्ब रेडिएशंस, ठीक है, कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इंसिडेंट रेज आया, कुछ एब्जॉर्ब किया कुछ रिफ्लेक्ट किया, ये एक बात है। एक और बात क्या है कि इसका अपना खुद कुछ टेम्परेचर है, इसका अपना खुद का कुछ टेम्परेचर है, इसका अपना जो खुद का टेम्परेचर है उसके चलते ये रेडिएट भी करेगा, उसके चलते ये रेडिएट भी करेगा, जिसको हम रेडिएशंस बोलेंगे या एमिटेड रेज बोलेंगे। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज एंड एमिटेड रेज। एमिटेड रेज क्या होता है, अपने खुद के टेम्परेचर के चलते ये बॉडी जो रेज को एमिट कर रहा है उसको एमिटेड रेज बोलेंगे या रेडिएटेड रेज बोलेंगे। अरे रिफ्लेक्टेड रेज तो वो है जो बॉडी पे कभी पड़ा ही नहीं, बॉडी पे पड़ा मतलब बॉडी पे गिरा पर वो रिफ्लेक्ट हो गया, वो बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं किया, पर बॉडी जो एब्जॉर्ब किया उसके चलते उसका जो टेम्परेचर है उससे जो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसको हम बोलेंगे रेडिएटेड या एमिटेड रेज। इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी ढंग से रहना चाहिए कि रेडिएटेड रेज या एमिटेड रेज आर डिफरेंट फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। ये अपना तीसरा पॉइंट था। ओके, चौथा पॉइंट, एक चीज लॉजिकली समझते हैं, हालांकि पहले भी हमने देखा है। मान लो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है और टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है। मैं अगर कहूं कि इफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, लॉस हमने देखा था ना होता है, लॉस पॉजिटिव होता है, लॉस ऑफ व्हाट, लॉस ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी, लॉस ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी इज पॉजिटिव, राइट। क्यों क्यों, क्योंकि जिस पावर से रेडिएट कर रहा है बॉडी, पावर रेडिएटेड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज द एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉडी इन दैट टाइम माइनस पावर एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, पावर एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दिस इज द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, एनर्जी रेडिएटेड बाय द पर यूनिट एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी in time t, and this is the energy absorbed by the body in time t. So this is the net loss of energy by the body in time t. ये पॉजिटिव होगा कब, देख पावर रेडिएटेड क्या होता है बताया था, ई ए सिग्मा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का पावर 4 माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग का पावर 4, यही होगा ना ये बेसिकली, इसका पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू ये आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा। ओके, ये पॉजिटिव कब होगा, जब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग से ज्यादा होता है।
लॉजिकल बात है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ज्यादा होगा तो लॉस पॉजिटिव होगा। इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल गो डाउन या बॉडी कूल्स डाउन, बॉडी कूल्स डाउन, लॉजिकल है। आप अगर इस रूम टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री 27 डिग्री सेंटीग्रेड है रूम का टेम्परेचर अभी, इसमें गर्म आप खाना रख देते हो कहीं पे, गर्म खाना सपोज आपने रखा, खाना ठंडा हो जाता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्यों? खाना भी ठंडा होता है ड्यू टू रेडिएशन के चलते, रेडिएशन के चलते ही ठंडा होता है खाना। क्योंकि क्या होता है, आप जिस वेसल में रखते हो आपका जो भी खाना है वो कंडक्शन से जाता ही है, उसमें वेसल्स में तो कंडक्शन से गया ही, पर ये जो कंडक्शन से वेसल में गया, ये वेसल रेडिएट कर देता है हीट टू द सराउंडिंग्स। वेसल्स जो गरम गरम होते हैं ना, वो वेसल्स रेडिएट करते हैं हीट टू द सराउंडिंग्स, एंड इन दैट वे द बॉडी कूल्स डाउन जब तक उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। जब बॉडी का टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जब बॉडी का टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो लॉस कितना होगा? जीरो। लॉस कितना होगा उस समय? लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा बाय द बॉडी? जीरो। क्लियर है? ठीक है। कूल्स डाउन होगा, समझ में आता है, लॉजिकल बात है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ज्यादा है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से बॉडी ठंडा होगा, जाहिर सा बात है। और अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ज्यादा है तो बॉडी हीट गेन करेगा और टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बढ़ेगा। कॉपी में खुद से लिख लेना। सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, लॉस नेगेटिव है, लॉस नेगेटिव मतलब गेन कर रहा है, गेन कर रहा है मतलब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 4 था। और बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 का। देख, मान लो ये रूम टेम्परेचर है T, ठीक है? ये सब समझने वाला बात है, इसमें कुछ रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, सब समझने वाला बात है, पर समझते चलना ताकि आगे आपको क्लैरिटी आए इस पूरे रेडिएशन टॉपिक का। मान लो रूम टेम्परेचर है T और बॉडी का भी टेम्परेचर है T आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्यों लिखा? कोई भी एक बॉडी रख दी है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? मान लो इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का था T0, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? बॉडी का टेम्परेचर वही होगा जो रूम का टेम्परेचर है काफी समय के बाद। क्यों? हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग फिक्स्ड है। हम बाय डिफॉल्ट हमेशा ये अज्यूम करके चलते हैं ना कि सराउंडिंग का टेम्परेचर फिक्स्ड है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कोई छेड़खानी नहीं करते हम। तो क्या होगा, मान लो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अगर ज्यादा है तो हीट रेडिएट करेगा, रेडिएट करते करते ठंडा होगा। कब तक ठंडा होगा? एक समय जब ये बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा और रेडिएट करेगा क्या? फिर नेट लॉस कितना होगा? जीरो। मतलब क्या? ध्यान समझना इस चीज का। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बहुत समय के बाद, बस फिलहाल इतना समझो कि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग के बराबर हो गया। अब नेट लॉस तो जीरो हो रहा है, ये तो मैथमेटिकली हम देख पा रहे हैं। एक चीज, ये एक बात है कि नेट लॉस जीरो हो गया ना, टेम्परेचर ऑफ बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग बराबर हो गया तो नेट लॉस तो जीरो हो गया। इसका मतलब बॉडी और एनर्जी लूज नहीं कर रहा, मतलब ठंडा नहीं होगा। करेक्ट? मैथमेटिकली हमको बॉडी ठंडा नहीं होगा, बॉडी वोंट कूल फर्दर। बट हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा था, बॉडी वोंट कूल फर्दर, ये सच है। बट वी हैड रेड इन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रीवियस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज that every body at every temperature must emit radiations. Every body at every temperature must emit radiations. तो radiations तो emit करेगा, radiations तो emit करेगा, पर ठंडा क्यों नहीं हो रहा? लॉजिकल बात है, रेडिएशन तो अभी भी एमिट कर रहा है। कितने रेट से वो पावर रेडिएट कर रहा है? ई ए सिग्मा टी का पावर 4 रेट से वो एमिट कर रहा है, पर वो एब्जॉर्ब भी कर ले रहा है सेम रेट से, वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है इसी रेट से। देयरफॉर जो नेट है पावर एक्सचेंज, मतलब जो एनर्जी वो टी टाइम में लूज कर रहा है, उतना ही एनर्जी टी टाइम में वो गेन भी कर ले रहा है। देयरफॉर उसका कोई लॉस नहीं है, नेट लॉस जीरो है रे। समझ में आ रहा है आपको? रेडिएट कर रहा है वो रूम टेम्परेचर पर भी। अगर इसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड 27 डिग्री सेंटीग्रेड इस मार्कर का, रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ये रेडिएट कर रहा है कि नहीं, किस रेट से रेडिएट कर रहा है, तो आपको फटाक से बोलना है ई ए सिग्मा टी का पावर 4। वो रेडिएट कर रहा है, ऐसा नहीं कि रेडिएशन ही बंद हो गया, वो रेडिएट तो कर रहा है, पर ये एब्जॉर्ब भी कर ले रहा है उस रेट से। देयरफॉर इसका टेम्परेचर नहीं गिर रहा। तो रेडिएट कर रहा है पर टेम्परेचर नहीं गिर रहा है। इसका मतलब जस्ट बिकॉज अ बॉडी इज रेडिएटिंग डज नॉट नेसेसिटेट्स द फैक्ट दैट इट विल लूज इट्स टेम्परेचर। It is not compulsion that the body has to lose its temperature just because it is radiating. It might absorb energy at the same rate. Therefore, its temperature may remain fixed. ये कब होगा? बहुत लंबे समय के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। समझ में आता है आप लोगों को? ओके।
इस पे हम कई सारा प्रैक्टिकल बात लाइव क्लास में करेंगे, अभी फिलहाल बस ये बेसिक थ्योरी क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। ओके सब ये सब समझना है, बस आपको रटना नहीं है, बस समझते रहना है, समझते रहिए बस। दीज आर नॉट लोड, डोंट थिंक ये सब थ्योरी इज लोड, नो, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अगर पूछे तो क्लैरिटी हर चीज का रहना चाहिए। देयरफॉर लेट अस प्रोसीड है। ठीक से देख, पॉइंट नंबर 6, सपोज मैं कहता हूं हेयर इज अ बॉडी, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, देखो सपोज दो बॉडी मैंने रखा, एक बॉडी, ये दूसरा बॉडी इज ब्लैक, दिस बॉडी इज पेंटेड ब्लैक एंड इट इज अनपॉलिश्ड। ये अपना रूम टेम्परेचर टी पे रखा हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये डिस्कशन हो रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम का सिग्निफिकेंस समझ गए होंगे आप लोग पिछले पॉइंट से। पॉइंट नंबर 5 से आपको लॉन्ग टाइम का मतलब समझ में आ गया होगा, क्या होता है आफ्टर लॉन्ग टाइम बात कर रहे हैं, मतलब दोनों का टेम्परेचर टी हो गया है। ओके, ये ब्लैक अनपॉलिश्ड सरफेस है इसका, और इसका वेरी पॉलिश्ड सरफेस, वेरी पॉलिश्ड सरफेस। ढंग से समझना, समझा रहा हूं अब। क्या दोनों पे रूम के ये जो रूम है उसके चलते रेडिएशन गिरेगा? ये जो रेडिएट कर रहा है उसका बात नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूं क्या दोनों पे सेम एनर्जी गिरेगा, ये बताओ। दोनों पे क्या सेम एनर्जी गिरेगा, ये पूछ रहा हूं। 100% दोनों पे सेम एनर्जी गिरेगा। अरे भैया, दोनों का डायमेंशन आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल डायमेंशंस, मतलब दोनों का सरफेस एरिया सेम है, दोनों स्फेयर ही है, आइडेंटिकल डायमेंशंस, एरिया वाइज एंड शेप वाइज, ठीक है। अरे दोनों अगर सेम है, दोनों पे एनर्जी तो सेम ही गिरेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अब एक बात सोचो, जो पॉलिश्ड सरफेस है और ये काला वाला, पेंटेड ब्लैक एंड अनपॉलिश्ड, ध्यान समझना, जो रेडिएशन इस पे गिर रहा है, सेम एनर्जी गिरा दोनों पे, आराम से देखो, हड़बड़ाओ नहीं, दोनों पे सेम एनर्जी गिरा। पहला चीज, ज्यादा रिफ्लेक्ट कौन सा करेगा? ए ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देगा एनर्जी, या बी ज्यादा एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा? जाहिर सा बात है कि ए ज्यादा पॉलिश्ड है, जो ज्यादा पॉलिश्ड होगा वो ज्यादा एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, देयरफॉर ए इज मोर रिफ्लेक्टिंग। ध्यान समझना, ए इज मोर रिफ्लेक्टिंग, दिस इज लेस रिफ्लेक्टिंग। ओके, अगर कोई चीज ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है तो क्या कम एब्जॉर्ब करेगा या ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा? कोई चीज ज्यादा रिफ्लेक्ट कर दे रहा है तो कम एब्जॉर्ब करेगा या ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा? कम एब्जॉर्ब करेगा, लॉजिकल बात। तो इसका विच इज लेस एब्जॉर्बिंग, ये ज्यादा रिफ्लेक्टिंग है तो लेस एब्जॉर्बिंग, ढंग समझना, दिस इज लेस एब्जॉर्बिंग एंड दिस इज मोर एब्जॉर्बिंग। क्यों? क्योंकि लेस रिफ्लेक्टिंग, भाई एनर्जी तो गिरेगा उस पर, और ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब एब्जॉर्ब ही करेगा ज्यादा। ठीक, ओके। अब एक चीज लॉजिकली समझो, दोनों का टेम्परेचर तो टी है और कांस्टेंट है, रूम टेम्परेचर पे पहुंच गया, मतलब दोनों का टेम्परेचर तो चेंज होने वाला नहीं है। अब देख चुका है हमने देखा है कि टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाए तो और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, फिक्स हो जाता है। अगर आप एक्सटर्नल सराउंडिंग्स को अफेक्ट नहीं करते हैं तो उसका टेम्परेचर फिक्स ही रहेगा, नहीं गिरेगा नहीं बढ़ेगा। ओके, पर ये तो बड़ा अजीब बात हो गया कि ए इज लेस एब्जॉर्बिंग और बी इज मोर एब्जॉर्बिंग, तो हाउ देयर टेम्परेचर्स आर सेम एंड कांस्टेंट? दिस मींस because this is less absorbing, this must do something to maintain its temperature. What is that? एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं भाई? कम एब्जॉर्ब कर रहा है, पर एब्जॉर्ब तो कर रहा है। क्या करता है अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए? रेडिएट। बिकॉज दिस इज लेस एब्जॉर्बिंग, दिस विल बी लेस रेडिएटिंग। रेडिएट तो करेगा, एब्जॉर्ब कर रहा है तो, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट है टी के बराबर। पर इसका मोर एब्जॉर्बिंग, ये तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, पर टेम्परेचर तो सेम रखना है इसको जो सराउंडिंग का है। क्या इसको रेडिएट ज्यादा करना पड़ेगा? हाँ, बिकॉज दिस इज मोर एब्जॉर्बिंग, दिस विल बी मोर रेडिएटिंग ऑल्सो, ताकि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर ही रहे, दोनों का टेम्परेचर ऐसे सेम रहेगा। क्लियर है? क्या क्या फंडा हमारा? दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों पे सेम एनर्जी गिर रहा है, ज्यादा रिफ्लेक्टिंग है तो रिफ्लेक्ट तो ज्यादा कर ही देगा, ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा तो कम एब्जॉर्ब करेगा, और चूंकि टेम्परेचर सेम है तो कम एब्जॉर्ब करेगा तो
रेडिएट भी कम करेगा। रेडिएशन और रिफ्लेक्शन दो अलग अलग बात है, दिस आई वांटेड टू एम्फसाइज। लेस रेडिएटिंग, दिस इज मोर रेडिएटिंग। इसका क्या कंक्लूजन है, ध्यान से देख, लेस एब्जॉर्बिंग, लेस रेडिएटिंग, मोर एब्जॉर्बिंग, मोर रेडिएटिंग। इसका मतलब गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड रेडिएटर्स। हालांकि ये एक लॉजिकल प्रूफ है, मैं आपको एक क्वांटिटेटिव भी प्रूफ दूंगा आगे चल के कुछ देर में। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड रेडिएटर्स एंड वाइस वर्सा, बस इतना याद रख लो, वाइस वर्सा। क्लियर है ये? गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड रेडिएटर्स, लाइक गुड listeners are good speakers, kind of like that. So here our Prevost theory of exchange is over. ये पूरा थ्योरी था how heat exchange takes place with the surroundings. Okay, now we have discussed so far two numericals also. Okay, मैं एक बार फटाक से आप लोग को फटाक से रिवीजन करा देता हूं, मेरे साथ रिवीजन कीजिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले वी हैड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन वेयर वी सॉ दैट रेडिएशन इज अ प्रूवन फेनोमेना, क्योंकि वैक्यूम में जाएंगे तो भी अपने को हीट ट्रांसफर होगा, पर मेटेरियल मीडियम तो है ही नहीं, तो इसका मतलब रेडिएशन एग्जिस्ट करता है। दूसरा चीज हमने ध्यान दिया, वो दिया कि रेडिएशंस आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट एंड दे कैरी एनर्जी आल्सो अलोंग विद देम। ओके, अब रेडिएशंस पे हमने उसके बाद क्या किया, इंट्रोडक्शन हो गया था अपना, और उसके बाद हम बात की प्रीवियस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। प्रीवियस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज का पहला पॉइंट था ऑल द बॉडी एट ऑल द टेम्परेचर्स अबव 0 केल्विन विल रेडिएट एनर्जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, पावर ऑफ रेडिएशन या द एनर्जी पर यूनिट टाइम एट विच द रेडिएशंस आर एमिटेड, दैट इज E A सिग्मा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का पावर 4। E is emissivity which is a constant, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट 5.67 into 10 to power -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन का पावर 4। उसके बाद बात की है A is the exposed surface area of the body, T is the temperature of the body। किस रेट से किस the energy per unit time absorbed by the body और power absorbed by the body is EA सिग्मा टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का पावर 4। किस रेट से हीट लॉस करेगा वो भी देख लिया हम, ठीक है। रेट ऑफ हीट लॉस मतलब पावर लॉस, नेट पावर लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस। ऐसे देखो, रेट ऑफ हीट लॉस यही है ना, dq by dt। ये क्या है, पावर ही तो है, यही तो है एनर्जी। या तो रेट ऑफ हीट लॉस बोले या पावर लॉस बोले, एक ही बात, एक ही बात। तो पावर लॉस कितना, ई ए सिग्मा टेम्परेचर द बॉडी का पावर 4 माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग का पावर 4। सेकंड पॉइंट था ये। तीसरा पॉइंट क्या देखे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाई बिटवीन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एब्जॉर्ब्ड रे एंड द रेडिएटेड रे। रेडिएट जो रेडिएशन होता है उसका रिफ्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो आया और निकल लिया, पर बॉडी कुछ एब्जॉर्ब करता है, उसका टेम्परेचर में कुछ चेंज आता है, उस टेम्परेचर के चलते जो रेडिएट करता है वो रेडिएशंस में आता है। सो रेडिएटेड रे और द एमिटेड रे। जब एमिटेड यूज करेगा, कहीं कहीं यूज करता है, कहीं कहीं स्टेटमेंट देता है गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर्स, ट्रू या फॉल्स, बोल आप लोग बताओ। गुड एब्जॉर्बर्स और गुड एमिटर्स, ट्रू या फॉल्स? ये ट्रू है, क्योंकि मैंने कहा एमिटर, एमिशन और रेडिएशन एक ही, दे आर यूज्ड एज सिनोनिम्स वर्ड्स में। एमिटर्स रेडिएटर्स एक ही बात है। तो गुड एब्जॉर्बर्स और गुड एमिटर्स, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, क्योंकि पढ़ा है ना, गुड एब्जॉर्बर्स और गुड रेडिएटर्स। तो रेडिएटर्स एमिटर्स एक ही है। दूसरा, गुड एब्जॉर्बर्स और गुड रिफ्लेक्टर्स, गुड एब्जॉर्बर्स और गुड रिफ्लेक्टर्स, ये फॉल्स है। अरे जो ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब करेगा उसका रिफ्लेक्शन तो खराब होगा, तभी तो एब्जॉर्ब कर रहा है। सो गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड रिफ्लेक्टर्स, फॉल्स है। गुड एब्जॉर्बर्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स, बट गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड रेडिएटर्स ऑल्सो, ठीक है। वो रिफ्लेक्शन ये सब का कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था उसमें समझा बॉडी ठंडा कैसे होता है। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, जाहिर सी बात है ठंडा होगा, और वाइस वर्सा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे क्या बात किए थे लास्ट में, कि हाँ, ये जो आपको बताया था कि रूम टेम्परेचर पहुंच चुका है तो और हीट एक्सचेंज होगा नहीं, मतलब हीट मतलब रेडिएट कर रहा है वो, पर ठंडा नहीं हो रहा, क्योंकि एब्जॉर्ब भी कर रहा है सेम रेट से। ज्यादा पॉलिश्ड है तो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देगा, और इस तरह करके वी लॉजिकली ट्राई टू डिड्यूस द फैक्ट दैट गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड रेडिएटर्स। फटाक से देखते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ कुछ और छोटा छोटा बात देख। अब बात करते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी का। अब थोड़ा सा फास्ट चलूंगा मैं, ब्लैक बॉडी का बात करते हैं, पर थकना नहीं, इंपॉर्टेंट है ये सारा। ब्लैक बॉडी इंपॉर्टेंट है, फास्ट नहीं भगा सकता। देख, ब्लैक बॉडी, काला बॉडी, ये क्या है? अ बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट। सिंपल सा डेफिनेशन है, एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट, दैट इज नोन एज अ ब्लैक बॉडी। सिंपल।
ये बोर्ड ब्लैक बॉडी है क्या? नहीं, क्योंकि आप अगर कुछ गिराओ तो रिफ्लेक्ट कर देगा, पर ब्लैक बॉडी क्या करता है, उस पर जो भी गिराओ फुल उसका एब्जॉर्प्शन रेट 100% है। अगर आप कुछ कुछ गिराएंगे तो रिफ्लेक्ट कुछ नहीं होगा, रिफ्लेक्शन 0, एब्जॉर्प्शन 100%, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। अब आइडियल ब्लैक बॉडी तो नहीं एग्जिस्ट करता, आइडियल ब्लैक बॉडी तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट क्लोज टू ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लैंप ब्लैक, काजल काजल जो आंख में लगाते हैं, वो इट्स अ काइंड ऑफ ब्लैक बॉडी, बहुत कम रिफ्लेक्ट करता है, 99% एब्जॉर्ब कर लेता है। लैम्प ब्लैक एक एग्जांपल है। एक और है फेरीज ब्लैक बॉडी। ये मैं आपको छोटा सा एक होमवर्क देता हूं, सब कुछ बता देता हूं। देख, फेरीज ब्लैक बॉडी क्या होता है, देख मान लो ऐसा करके, ये आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी हम बनाते हैं खुद से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इट्स आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी डिजाइन्ड बाय अस ओनली। क्या करते हैं ना, अंदर में ऐसा करके एक स्फेयर लेते हैं, ठीक है, ये ब्लैक, अंदर में लैम्प ब्लैक ले सकते हैं या कुछ ब्लैक सरफेस लेते हैं, क्योंकि ब्लैक आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट। और क्या करते हैं, यहाँ बहुत ही छोटा सा होल लेते हैं, स्मॉल होल, यहाँ पे हम एक छोटा सा छेद लेते हैं जिससे लाइट घुसता है ऐसे करके। यहाँ पर में थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। क्यों टेढ़ा करते हैं, क्योंकि ये जो लाइट घुसता है ना, वो यहाँ टकराएगा, रैंडम कोलिजन होगा। अब देख, टकराने के बाद यहाँ जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा अंदर में मल्टीपल, यहाँ गया, यहाँ टकराने के बाद सपोज यहाँ गया, यहाँ टकराने के बाद सपोज यहाँ आया, ऐसा करके। सो व्हाट हैपेंस कि जो लाइट अंदर घुसता है इस होल से, इट रिमेन्स ट्रैप्ड इनसाइड। हाउ? क्योंकि जो मल्टीपल कोलिजन्स के बाद क्या होगा ना, रिमेन्स ट्रैप्ड इनसाइड, क्योंकि मल्टीपल कोलिजन्स के बाद हर एक कोलिजन में कुछ एब्जॉर्प्शन होगा। सरफेस तो काला है ना, हर एक एब्जॉर्प्शन, हर एक कोलिजन के बाद कुछ एब्जॉर्प्शन होगा। आफ्टर सम कोलिजन्स ऑल द हीट इज एब्जॉर्ब। तो जो भी रेडिएशन जा रहा है, एक बोल सकते हैं कि इट इज फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इनसाइड। सो देयरफॉर इसको कहते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। दिस इज आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी डिजाइन। दिस इज हाउ वी कैन डिजाइन अ ब्लैक बॉडी। तो पहला चीज ब्लैक बॉडी के बारे में मैंने कहा, इट एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस, ठीक है। एंड सम एग्जांपल्स वी सॉ। नाउ ब्लैक बॉडी के बारे में एक और चीज देख, व्हाट इज द पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, अपने को पता है पावर रेडिएटेड क्या होता है रे, ई ए सिग्मा, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का पावर 4। याद रखियो, ई ऑफ अ ब्लैक बॉडी या एमिसिविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी 1 होता है, फिक्स्ड होता है। एमिसिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज ऑलवेज 1, आपको ऐसे लेना है। तो देयरफॉर पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी विल बी E जो 1 है इंटू ए सिग्मा टी का पावर 4। सिग्मा वही है, ए ब्लैक बॉडी का एरिया पे डिपेंड करता है, और टी बी का पावर 4, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देख लेना, ब्लैक बॉडी नीड नॉट बी ब्लैक। ब्लैक बॉडी नीड नॉट बी ब्लैक इन कलर, काला हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नाम है उसका ब्लैक बॉडी, कंसेप्ट ये है कि इट एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस, ठीक है। ओके, पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय अ ब्लैक बॉडी भी यही होगा, ए सिग्मा टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का पावर 4। पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी कितना होगा, ए सिग्मा टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का पावर 4, ठीक है। उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी 1 होता है। मैं बताता हूं, ये ई 1 है ना, ई और ए तो सेम होता है, तो ए भी 1 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना ब्लैक बॉडी का थोड़ा सा बात। तो ब्लैक बॉडी के केस में कोई भी आपको 1% टेंशन नहीं लेना है, ब्लैक बॉडी या नॉर्मल बॉडी क्या अंतर है, थोड़ा फील भी कर लो उस चीज को कि ब्लैक बॉडी क्या बहुत बढ़िया चीज है। क्या चीज है, जो भी उस पर गिरा सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा। थोड़ा ध्यान से समझते हैं इस चीज को। अगर कोई एक बॉडी है जो सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो बहुत खतरनाक बात हो गया। क्यों, देख, मान लीजिए एक ब्लैक बॉडी है और ये एक नॉर्मल बॉडी है, जिसमें बॉडी लिख दे रहा हूं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे है, वही कहानी चालू करते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर टी हो जाएगा, बॉडी का भी टेम्परेचर टी हो जाएगा, ओके। पर हमको तो पता है कि ब्लैक बॉडी के ऊपर जो भी गिरता है सब एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक बॉडी के ऊपर डेफिनेशन वाइज क्या है, जो भी गिरता है सब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज, मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट अ टेम्परेचर टी इज बाय ब्लैक बॉडी। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट अ टेम्परेचर टी इज बाय अ ब्लैक बॉडी। दोनों का डायमेंशन सेम है, डायमेंशन अलग मत कर देना, है ना, दोनों का डायमेंशन सेम है, ठीक है। सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट अ टेम्परेचर टी इज बाय अ ब्लैक बॉडी, लॉजिकल बात है। पर दोनों का टेम्परेचर तो सेम है, इसका मतलब ब्लैक बॉडी विल बी मैक्सिमम रेडिएशन भी ब्लैक बॉडी ही करेगा। सो मैक्सिमम रेडिएशन एट टी इज ऑल्सो बाय अ ब्लैक बॉडी, क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्ब जब यही कर रहा है तो मैक्सिमम रेडिएशन भी तो उसी को करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयरफॉर ब्लैक बॉडी आर द बेस्ट एब्जॉर्बर्स।
100% एब्जॉर्बर्स, एंड द ब्लैक बॉडी आर बेस्ट रेडिएटर्स। ठीक है ना, ये याद रखना इस चीज को, ये अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि हाँ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है भैया सब कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी गिरेगा उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर जो गिर रहा है उसको भी खींच लेगा अपने तरफ, सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले रहा है, मतलब उस पर जो गिर रहा है सब एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और जितना गिरेगा परफेक्टली उतना रेडिएट भी कर देगा। इसके केस में क्या होगा, जितना गिर रहा है उतना एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, उससे कम एब्जॉर्ब करेगा, पर हाँ जितना गिरेगा उतना रेडिएट कर देगा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो देयरफॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, maximum radiation in the case of black body, perfect radiators, ideal absorbers, this is black body। ओके और खास बात E1 होता है ब्लैक बॉडी का, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, ए भी 1 होता है एब्जॉर्प्टिव पावर, क्योंकि E1 है A1 है, बताया दोनों बराबर है। अब दोनों का बात करेंगे कि ये होता क्या है। E के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, E तो कांस्टेंट है, एमिसिविटी, ठीक है, एमिसिविटी डिपेंड्स ऑन बॉडी, ए के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या देख, ब्लैक बॉडी अगर क्लियर है अपने को, आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक सब कुछ समझने वाला था, बीच में थोड़ा न्यूमेरिकल भी आया। अब जो 2 पॉइंट बोलूंगा रटने का है आपको, ठीक है, ये 2 पॉइंट अच्छे से रटना है। पहला चीज है एमिसिव पावर। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर क्या है देख, सुन ध्यान से, सिंपल है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम per unit area of the body is called the emissive power of the body। ठीक है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी को कहते हैं एमिसिव पावर। एज इट इज आपको रटाया हुआ रहना चाहिए, और इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, एज इट इज बस याद करें इसको, एमिसिव पावर, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर रेडिएटेड बाय द बॉडी, है ना, पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, इसी को कहते हैं एमिसिव पावर। एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, सिंपल, पावर ऑफ द बॉडी रेडिएटेड कितना है, ई ए सिग्मा, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का पावर 4 बाई एरिया, ये क्या होगा रे, ई सिग्मा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का पावर 4, दिस इज द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, ई सिग्मा टी का पावर 4। 100% क्लियर है कि नहीं है, ढंग समझ, मैं बार बार कह रहा हूं एमिसिव पावर का डेफिनेशन ही ये है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। तो एनर्जी इज पावर अपॉन एरिया, एमिसिव पावर इज पावर अपॉन एरिया। तो परेशान मत होना सर, पावर अपॉन एरिया तो सर इंटेंसिटी होता है, अरे इंटेंसिटी में एरिया बॉडी का एरिया थोड़ी होता है, वो तो उसका एरिया होता है जिसे पावर गिरता है। तो ये एरिया किसका है, बॉडी का ही एरिया है। हाँ मैं मानता हूं ये डायमेंशन वाइज पावर नहीं है, ये डायमेंशन वाइज पावर नहीं आता, वॉट पर मीटर स्क्वायर है, पर उसी को एमिसिव पावर बोलते हैं। आपको परेशान नहीं होना है, यहाँ पे यूनिट्स मिसमैच करता है, यहाँ पर में यूनिट्स मिसमैच करता है, पर नाम है तो आपको रटना है, नाम वैसे ही है, नाम है एमिसिव पावर, पर लिखते हैं पावर पर यूनिट एरिया। पावर क्या है पता है अपने को, पावर रेडिएटेड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, दिस इज एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, रटना है, सिंपल, खत्म। दूसरा चीज एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर बहुत आसान है, एब्जॉर्प्टिव पावर लिखते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी। कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, मान लो 20 जूल एब्जॉर्ब किया, कितना एनर्जी गिरा है, मान लो 100 जूल एनर्जी गिरा दी है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर कितना हुआ 1/5, दैट इज 0.2। डायमेंशनलेस, ये क्या है, इट इज डायमेंशनलेस, इट इज अ प्योर नंबर। मैंने पहले ही कहा था 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ब्लैक बॉडी के लिए 1 0 नहीं होता, जनरली कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा ही, और दिस इज ए। एब्जॉर्प्टिव पावर का डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं, जो ए हम उतना देर से लिख रहे थे ना, स्मॉल ए, वही है एब्जॉर्प्टिव पावर। एमिसिविटी एक कांस्टेंट है जो एब्जॉर्प्टिव पावर के बराबर होता है, इक्वल होता है। एमिसिव पावर रटाया हुआ रहना चाहिए भाई, जहां भी देख रहे हैं एमिसिव पावर, दिमाग में क्लियर कट आइडिया रहना चाहिए, इट इज पावर रेडिएटेड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, पावर रेडिएटेड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एमिसिव पावर, सिंपल। ठीक है, अपना ये सारा क्लियर है। एब्जॉर्प्टिव पावर, पावर भी यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव पावर डायमेंशनलेस है, नाम है एब्जॉर्प्टिव पावर, पर पावर का यूनिट नहीं है, डायमेंशनलेस है। और उसी तरह से यहाँ भी एमिसिव पावर इज ऑल्सो, उसका डायमेंशन पावर का नहीं है, वॉट पर मीटर स्क्वायर होगा।
ठीक है, ये दो चीज आपको रटना है क्योंकि डेफिनेशन ही ऐसा है, उसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते। ये दो डेफिनेशन अगर क्लियर हो उतना ज्यादा काम भी नहीं आएगा अपने को। स्टीफेंस लॉ है ना, ई सिग्मा टी का पावर 4, उसी में निपट जाएगा सारा, आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना। हाँ, पर अगर कभी पूछ दिया व्हाट इज एमिसिव पावर तो डेफिनेशन याद रहना चाहिए, बाकी एब्जॉर्प्टिव पावर का डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये दो टर्म्स क्लियर हुआ। फटाक से आगे बढ़ते हैं अब अपन किरचॉफ्स लॉ की तरफ। देख फटाक से, तीन चीज बचा हुआ है अब, तीनों चीज छोटा छोटा बचा हुआ है, ज्यादा छोटा भी नहीं है वैसे। अभी तक अगर सब कुछ समझ में आया तो किरचॉफ्स लॉ भी समझ में आ जाएगा। देख चलो, किरचॉफ्स लॉ एक तो इलेक्ट्रिसिटी में आता है और वो थर्मोडायनेमिक्स में भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। दिस इज इन हीट ट्रांसफर। एक इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है किरचॉफ्स लॉ, वो अलग है, यहां पे भी किरचॉफ्स लॉ है एक। ठीक है, देखो क्या है। किरचॉफ्स लॉ बोलता है एमिसिव पावर, एमिसिव पावर बोले तो अभी जो पढ़े एमिसिव पावर की एनर्जी की पावर रेडिएटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, समझ में आ रहा है ना। तो एमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर, सिंपल सा लॉ है। एमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर T, एट अ टेम्परेचर ऑफ T। मतलब अगर आप एक बॉडी लो और सेम डायमेंशंस का, सेम डायमेंशन का जरूरी नहीं है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैं क्यों सेम डायमेंशंस यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एमिसिव पावर का मतलब होता है पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। तो जब यूनिट एरिया ऑलरेडी ले लिया गया है दोनों बॉडी का, तो आपको सेम डायमेंशंस लेने का जरूरत नहीं है। पर चूंकि कंफ्यूजन ना रहे, मैं ले ले रहा हूं सेम डायमेंशंस। ठीक है, लेट अस टेक अ बॉडी एंड लेट अस टेक अ ब्लैक बॉडी। दोनों टेम्परेचर T पे लेते हैं, दोनों का टेम्परेचर कितना है T। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना, दोनों का डायमेंशन सेम लिया, ऐसा करके लिए। तो इसका जो एमिसिव पावर है, एमिसिव पावर ऑफ दिस बॉडी बाय एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ दिस बॉडी, इट इज अ कांस्टेंट। दिस हैज टू बी अ कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर। एट दिस टेम्परेचर कोई भी बॉडी हो, दुनिया का कोई भी बॉडी हो, एट दिस टेम्परेचर उस बॉडी का, वो जो भी बॉडी लिया आप, ये बॉडी ए, मान लो कोई दूसरा बॉडी लिया मैं टी, उसका एक ही टेम्परेचर पे ले रहा हूं, टेम्परेचर टी पे, कोई तीसरा बॉडी लिया सी एट अ टेम्परेचर ऑफ टी। तो दिस थिंग एट अ टेम्परेचर टी, एट अ टेम्परेचर ऑफ टी, एमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर, emissive power by absorptive power of A will be equal to the emissive power by absorptive power of B, and that will be equal to emissive power by absorptive power of C, and that is equals to emissive power of a black body। ये किरचॉफ्स लॉ बोलता है। कैसे होता है वो अभी हम प्रूफ करेंगे, पर ये समझ लो बस कि emissive power of a body by absorptive power of a body is a constant। न्यूमेरिकल में इसका कोई रोल नहीं है, समझने का है बस। न्यूमेरिकल का जैसे ही बात आएगा मैं चिल्ला दूंगा जोर से, आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए। वो चीज ज्यादा ध्यान से समझना है आपको, न्यूमेरिकल वाला एस्पेक्ट। पर ये सारा एस्पेक्ट समझते चलना है, क्योंकि किताब में जब देखेंगे तो वहां पे क्लैरिटी रहना चाहिए कि हाँ ये सर ने बताया, ये हमने पढ़ा था। तो एमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर इज द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर T। पर ये तो कांस्टेंट है, एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर T, ये तो कांस्टेंट है। ये कितना होगा, E सिग्मा टेम्परेचर ऑफ द, E तो 1 होता है, सिग्मा इनटू टेम्परेचर का पावर, मतलब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर का पावर 4, ये होता है एमिसिव पावर। अरे पावर कितना होता है रे, E A सिग्मा TB का पावर 4, ब्लैक बॉडी है तो E 1 हो गया, और एमिसिव पावर का बात करें तो A उड़ गया, तो खाली बचा इतना। ठीक है, दिस इज एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। पर एक टेम्परेचर अगर फिक्स कर देंगे ना ब्लैक बॉडी का, तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना, ये तो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब कोई भी आप दुनिया का अगर बॉडी ले लें एट अ टेम्परेचर T सारा, तो इसका मतलब किसी का भी एमिसिव पावर बाय एब्सॉर्प्टिव पावर एट अ टेम्परेचर T विल बी अ कांस्टेंट। इसका एप्लीकेशन ये है कि जिसका एमिसिव पावर ज्यादा होगा उसका एब्सॉर्प्टिव पावर भी ज्यादा होगा, जिसका एमिसिव पावर कम होगा उसका एब्सॉर्प्टिव पावर भी कम होना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो कांस्टेंट है। देयरफॉर किरचॉफ्स लॉ इंप्लाइज अगेन सेम थिंग, गुड एब्सॉर्बर्स आर
गुड रेडिएटर्स या एमिटर्स? सेम, मैंने कहा था क्वालिटेटिव प्रूफ दूंगा, ये क्वांटिटेटिव प्रूफ। अब इसका प्रूफ देख किरचॉफ्स लॉ का, सिंपल सा प्रूफ है, थोड़ा सा जल्दी प्रूफ कर लेते हैं। देखो, मान लो एक रूम है, एक रूम पे मैंने दो आइडेंटिकल डायमेंशंस का बॉडी लिया, एक है ब्लैक बॉडी और एक है नॉर्मल बॉडी। नॉर्मल बॉडी को बॉडी लिख दे रहा हूं, ठीक है। दो आइडेंटिकल डायमेंशंस का बॉडी लिया, टू आइडेंटिकल बॉडीज, रूम टेम्परेचर है T, आफ्टर लॉन्ग टाइम दोनों का टेम्परेचर TT हो गया, ठीक है। ओके, ध्यान से देख, अगर मैं बात करूं एनर्जी फॉलिंग ऑन ब्लैक बॉडी, कितना होगा बोल? देख, मैं खुद से कर रहा हूं, आप लोग से पूछूंगा नहीं, ताकि थोड़ा जल्दी हो सके। एनर्जी फॉलिंग ऑन अ ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी पे कितना एनर्जी गिरेगा? जितना गिरेगा उतना ही तो वो रेडिएट कर देगा, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है दोनों का रूम टेम्परेचर पे। आफ्टर लॉन्ग टाइम का बात कर रहे हैं हम, आफ्टर लॉन्ग टाइम दोनों का टेम्परेचर फिक्स हो गया है T के बराबर, तो जितना गिर रहा है उतना रेडिएट करेगा। तो कितना गिर रहा है, जितना रेडिएट कर रहा है, रेडिएट कितना करेगा ब्लैक बॉडी? सिग्मा सिग्मा A T, टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये पावर है ना, पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी इनटू टाइम, दिस इज द एनर्जी रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी इन टाइम T। ओके, अब हम बात करते हैं U फॉलिंग ऑन नॉर्मल बॉडी, U फॉलिंग ऑन बॉडी। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, यहां पे ये लिख नहीं पाएंगे हम, U फॉलिंग ऑन बॉडी तो क्लियर था, क्योंकि वो पूरा का जितना रेडिएट कर दे रहा है उतना ही U उस पे गिरा होगा। पर फॉर नॉर्मल बॉडी क्या लिखेंगे? देख, फॉर बॉडी इसके लिए क्या लिखेंगे? दोनों पे गिर तो U ही रहा है रे, दोनों पे U एनर्जी गिर रहा है, ये अपने को क्लियर है। पर यहां से U निकाल पाए, क्योंकि जितना गिरा उतना तो रेडिएट कर दिया ब्लैक बॉडी। पर इस पे U जो गिर रहा है, एब्जॉर्ब जितना करेगा उतना ही रेडिएट करेगा। इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं? इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना रेडिएट कर देगा। तो एब्जॉर्ब कितना करेगा बॉडी? एब्जॉर्प्टिव पावर इनटू द एनर्जी इंसिडेंट। ये बॉडी एब्जॉर्ब कितना करेगा? गिर तो U रहा है, हमने माना U फॉलिंग ऑन ब्लैक बॉडी, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट U इक्वल्स टू इतना, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूं। और फॉर बॉडी क्या होगा? इतना जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, फॉर बॉडी ये एब्जॉर्ब्ड है। अगर आपको याद हो, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता था? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एनर्जी इंसिडेंट। देख, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कितना आएगा? A इंटू द एनर्जी इंसिडेंट, वही लिखा मैं, ठीक है। सो AU बराबर कितना एनर्जी ये रेडिएट करेगा रे? ये कितना एनर्जी रेडिएट करेगा ये बॉडी? एनर्जी कितना रेडिएट करेगा? पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम T, सेम टाइम में कितना? E सिग्मा A, सेम एरिया लिए हैं, ध्यान देना, दोनों का एरिया सेम लिया है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, रूम टेम्परेचर के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय T, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आप U के बदले ये पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो A U के बदले यही पुट करो, सिग्मा A TB का पावर 4 इंटू T, दिस इज इक्वल टू E सिग्मा A TB का पावर 4 इंटू T। देख, सिग्मा A TB का पावर 4, सिग्मा A TB का पावर 4, T कट गया, क्या प्रूफ हो गया? A इक्वल्स टू E। मैंने बताया था, इसका प्रूफ दूंगा बाद में, ये है इसका प्रूफ। एब्जॉर्प्टिव पावर और ये जो अपना एमिसिविटी आता है, ये एमिसिविटी है, जो एब्जॉर्प्टिव पावर है और जो एमिसिविटी है वो न्यूमेरिकली बराबर रहता है, ये उसका छोटा सा प्रूफ था। किरचॉफ्स लॉ का ये प्रूफ नहीं है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे, कैसे? देखो, U को मैं लिखता हूं E, दैट इज द एमिसिव पावर मल्टीप्लाइड बाय A इंटू T, ऐसे लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? देखो, AU इक्वल्स टू एमिसिव पावर मल्टीप्लाइड बाय A इंटू T, एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, ठीक है। ये एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी यही है ना? हाँ, ये एमिसिव पावर ये है, देख, अरे समझ में आ रहा है ना रे? कंफ्यूज हो गया यार तुम लोग। देखो देखो, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख ढंग से एक बार, ये पार्ट नहीं मिटाना है, ये मिटा रहा हूं, देख। देखो, एमिसिव पावर जो मैंने लिखा वो क्या लिखा? एमिसिव पावर एक ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा? एमिसिव पावर मतलब क्या होता है? एनर्जी E A सिग्मा टेम्परेचर बॉडी का पावर 4। ब्लैक बॉडी के लिए भी यहाँ पे E आएगा, पर E ब्लैक बॉडी के लिए 1 हो गया है, तो खाली सिग्मा T का पावर 4 आता है एमिसिव पावर में।
तो इसीलिए यहाँ पे इसको मैंने EB लिख दिया है, E कैपिटल B इंटू AT, एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। पर एमिसिव पावर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी कितना होगा, सिग्मा आएगा ना उसमें। E ब्लैक बॉडी के लिए 1 हो जाता है तो खाली सिग्मा T का पावर 4 बचता है। पर बाकी एमिसिव पावर का डेफिनेशन क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। तो पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, तो नॉर्मल बॉडी के लिए तो E सिग्मा TB का पावर 4 बचा ना, तो E सिग्मा TB का पावर 4 को मैंने लिख दिया EB, मतलब एमिसिव पावर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी। ठीक है, ये दो चीज अपना, यहाँ पे U को सब्सटीट्यूट कर, यहाँ पे A EB80 equals to EB80, 80 will get cancelled. So from here you get that emissive power of a black body is equals to emissive power of a normal body by absorptive power of a body. यही प्रूफ करना था at a temperature of T। कोई एक टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ब्लैक बॉडी का और इस बॉडी का। ठीक है, तो ये अपना किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ का प्रूफ है। इससे बस कंक्लूजन यही, मैं बार बार कह रहा हूं, परेशान मत होना, लॉ याद रखना, कभी अगर काम आ गया लॉ याद रखना। हालांकि मैंने कोई न्यूमेरिकल उतना नहीं देखा है इस पे, पर पूछ सकता है, मे बी मैं आई ट्राई टू फॉर्म न्यूमेरिकल्स एंड ट्राई टू गिव यू। इसका एसेंस क्या है, जो ज्यादा अच्छा एमिटर होगा वो ज्यादा अच्छा एब्जॉर्बर भी होगा, क्योंकि दिस इज कांस्टेंट, एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज सिग्मा T ऑफ अ ब्लैक बॉडी का पावर 4। therefore this is constant at a temperature, so therefore this must be constant, ज्यादा तो ये ज्यादा, ऐसा। ठीक है, so this is किरचॉफ्स लॉ। खैर, ये आपको अच्छे से समझना था, ये सारा चीजें समझने की हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएगा तो आपका तब कर पाएंगे जब आपको प्रॉपर इंटरनल अंडरस्टैंडिंग रहे सारा टर्म्स का और सारा चीजों का। अब न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, ध्यान से देखना। इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उससे पहले मैं टाइम देख लेता हूं कितना हो रहा है। ओके, खत्म करेंगे। देख, बात करते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हेडिंग डालो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और बात करते हैं क्या होता है। देख, कोई भी अगर एक बॉडी है एट अ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी या टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अगर ज्यादा हो, हमको पता है इट कूल्स डाउन। ठीक है, किस रेट से कूल डाउन होगा, किस रेट से पावर लॉस होगा, उसको क्या लिखेंगे, E सिग्मा A टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का पावर 4। ठीक है, ओके। पावर लॉस को क्या लिखता हूं मैं, dq बाई dt। so dq by dt is E sigma A टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का पावर 4। ओके, इस dq, ये dq क्या है, जो हीट, q मतलब हीट, dq मतलब जो स्मॉल चेंज इन हीट जो बॉडी लूज कर दिया टू द सराउंडिंग। तो इसको लिख सकते हैं ms डेल्टा थीटा बाई dt, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ms dt बाई dt। समझ में आ रहा है ना रे, dq को लिख दिया ms dt, दिस इज इक्वल्स टू E A सिग्मा TB का पावर 4 माइनस TS का पावर 4। खैर, अब ध्यान से देखो, एक बात बताओ, ये तो पॉजिटिव है, TB का पावर 4 माइनस TS का पावर 4, बॉडी का टेम्परेचर तो ज्यादा है, तो ये तो पॉजिटिव है। पर क्या ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये dt क्या है, देख बॉडी ठंडा हो रहा है, बॉडी ठंडा हो रहा है, ये ms डेल्टा थीटा जब लिखते हैं, ms डेल्टा थीटा, ये क्या होता है, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, ये होता है ना। तो फाइनल टेम्परेचर तो बॉडी का घट जाएगा, फाइनल टेम्परेचर बॉडी का अगर घट जाएगा, इसका मतलब dt तो नेगेटिव होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। तो ये पॉजिटिव है, इस साइड को पॉजिटिव रखने के लिए यहां माइनस dt लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देख यहां से क्या इक्वेशन आया। ठीक है, फिलहाल यहां पे रहने देते हैं हम, कुछ मैं और उधर प्रोसेसिंग करके दिखाता हूं आपको। ध्यान से देखो, ये वाला टर्म टेम्परेचर ऑफ बॉडी का पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का पावर 4, इसको हम ऐसे करके लिखते हैं कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का पावर 4 अगर मैं कॉमन ले लूं, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो आएगा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का पावर 4 बाय टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का पावर 4 माइनस 1। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हाँ ठीक है, ऐसा आएगा ना। खैर, उसको अभी फिलहाल रहने दो, एक काम करो, यहां पे एक और अजम्पशन लेते हैं रे हम लोग, लेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बी टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग प्लस ये।
मानते हैं बॉडी का टेम्परेचर ऐसा है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग प्लस डेल्टा टी, ठीक है, ऐसा करके मानते हैं, मतलब थोड़ा मतलब ज्यादा है, टेम्परेचर सराउंडिंग से डेल्टा टी ज्यादा है। तो इसको कैसे लेकर के लिखेंगे, देख तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को क्या लिखते हैं, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग प्लस डेल्टा टी का पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का पावर 4। ओके, अब इसमें से टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग को हम बाहर लेते हैं, तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का पावर 4 1 प्लस डेल्टा टी बाई टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का पावर 4 माइनस ये। अब इफ डेल्टा टी बाई टी एस इज लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1, इसका मतलब ये जो डेल्टा टी है दैट इज वेरी वेरी लेस देन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये 1 प्लस बाइनोमियल ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से ऐसे करके लिख सकते हैं, राइट। 1 प्लस एक्स का पावर एन इज 1 प्लस एन एक्स, ऐसा करके लिख दिए। अब अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा और बचेगा टी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का क्यूब इंटू 4 डेल्टा टी, ये बचेगा, ठीक है। ओके, इस अप्रोक्सीमेशन को दिमाग में रखते हुए यहां पे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आएगा देखो, एम एस, अब मैं dt को डी थीटा लिखूंगा क्योंकि dt के साथ कंफ्यूजन होगा वरना। सो एम एस माइनस डी थीटा बाई डी टी, ध्यान से देखना, दिस इज इक्वल्स टू, हालांकि ये बस प्रूफ है इसका, जो मैं एक फॉर्मेट लिखूंगा वही फॉर्मेट आपको काम में आएगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, पर ये दिखा रहा हूं बस। एम एस माइनस डी थीटा बाई डी टी, दिस इज इक्वल्स टू ई ए सिग्मा, और इस एक्सप्रेशन को चेंज करके क्या लिखेंगे, इस एक्सप्रेशन के बदले पूरा एज इट इज ये पुट कर देंगे, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का क्यूब इंटू 4 डेल्टा थीटा लिख देते हैं, चलो ठीक है। और क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को कांस्टेंट, ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है क्या, इनफैक्ट अगर एमएस को यहां पे लेके आ गए तो ये भी कांस्टेंट है, ये पूरा ही टर्म जो है कांस्टेंट है। 4 को भी घुसा दो अंदर में, 4 को भी अंदर घुसाओ, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से समझें तो डी थीटा बाई डी टी क्या आ गया, माइनस एक कांस्टेंट ले लेते हैं के इंटू डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा क्या है अगर आप समझो, डेल्टा थीटा इज थीटा ऑफ द बॉडी माइनस थीटा ऑफ द सराउंडिंग, ये आपको याद रखने का है। डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी कितना आ गया अपना, माइनस के थीटा माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ओके, अब इसको चलो इसका मैं एक छोटा सा एक्सप्रेशन और लिख के दिखाता हूं, जो अपना काम का चीज है, या काम का चीज बता दूं अभी, पहले पूरा बकवास कर ही लेते हैं। देखो डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, इसको फर्दर और कुछ कुछ कर सकते हैं क्या, थीटा माइनस इधर, इसको यहां पे लेके आ जाओ, डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा एस इक्वल्स टू माइनस के डी टी, यू कैन इंटीग्रेट दिस, है ना। अच्छा, थीटा इज द वेरिएबल, सो एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर थीटा आई है बॉडी का, ये बॉडी का टेम्परेचर है, टाइम टी इक्वल्स टू टी पे लेट द टेम्परेचर भी थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln theta minus theta s, and the limits will be from theta I to theta, and this is equals to minus kt, yeah. So this is ln theta minus theta s by theta I minus theta s, सही कर रहा हूँ ठीक, this is equals to minus kt, इसका मतलब थीटा क्या आएगा, थीटा ऑफ द सराउंडिंग्स प्लस थीटा आई माइनस थीटा एस इंटू ई का पावर माइनस के टी। सो ये आया टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम टी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ रहा है ये, आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है ये, हाँ पर इसमें कुछ कुछ चीज देख लें, ऑफ कोर्स रट ले तो बहुत बढ़िया बात है, पर कुछ कुछ चीज आप देख लें, बता रहा हूं। मान लो इस एक्सप्रेशन में देखो, एट टाइम एट टी इक्वल्स टू 0 पे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कितना है रे, टाइम टी इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो ये 1 हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 1 हो गया, तो ये और ये कट जाएगा, थीटा आई बचेगा, जो हमने अजम्पशन सही लिया था, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को थीटा आई पकड़ा था, और एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी होना चाहिए टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग के ही बराबर, ये तो हमको अब सीखे हैं, पहले अभी सीखे थे, प्रीवियस थ्योरी में सीखे थे। तो इनफाइनाइट अगर यहाँ पे डाल दें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, देख ई का पावर माइनस के टी, टी इनफाइनाइट, तो ये 0, तो ये पूरा 0, तो बचा थीटा ऑफ मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सब कुछ ठीक है, ओके। तो टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे टेम्परेचर वाज थीटा आई इनिशियल,
टाइम टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे सराउंडिंग के बराबर होना चाहिए, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो मैंने ग्राफ में नीचे बनाया है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग को इन कंपैरिजन टू इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। घटते घटते इनफाइनाइट टाइम पे ही अचीव करेगा टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो ग्राफ कुछ ऐसे करके जाता है। ये किसका ग्राफ है? ये है बॉडी का टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आप कोई गर्म बॉडी रख दो इस सराउंडिंग में, कोई गर्म बॉडी रख दो तो कैसे ठंडा होगा, उसका टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ये ग्राफ है विथ टाइम। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एज अ इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, लाइक दिस इट विल गो इनफाइनाइट पे जाकर के ये कहीं टच करेगा इसको, टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग कहीं इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। ठीक है, ओके। अब ये पूरा पै 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 था, आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ से आएगा। कहाँ से आएगा? और दो न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, फटाफट देख। दो न्यूमेरिकल फटाक से डिस्कशन कराएंगे बिल्कुल, और उसके बाद एक और वीएस डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो बोल के खत्म करेंगे। अब थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा लेक्चर, ध्यान से देखना, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो अपना जो फॉर्मेट था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का वो था डी थीटा बाई डी टी माइनस डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू के इंटू बॉडी का टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये इंपॉर्टेंट था। डी थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। किसका चेंज इन टेम्परेचर? बॉडी का। बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर माइनस बॉडी का फाइनल टेम्परेचर। देख, थीटा वन को बोलेंगे बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर, थीटा टू बोलेंगे फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, ओके। थीटा वन माइनस थीटा टू बाई द टाइम, दिस इज इक्वल्स टू के। यह है बॉडी का टेम्परेचर एट अ टाइम टी, बॉडी का टेम्परेचर एट अ टाइम टी। उसको मैं क्या लिख देता हूं? थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। ये क्या हो गया? ये हो गया एवरेज टेम्परेचर ऑफ थीटा वन एंड थीटा टू। ये हो गया एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बोल सकते हैं एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी बिटवीन थीटा वन टू थीटा टू और इन टाइम टी। इस पूरे टाइम टी के दौरान एक एवरेज टेम्परेचर हम इतना मान के चलते हैं। और ये कब मान सकते हैं? ये कब मान सकते हैं? डबल स्टार, व्हेन ये dt ज्यादा ना हो, व्हेन डी थीटा इज स्मॉल। स्मॉल बोले तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलेगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलेगा, इनफैक्ट 20 डिग्री तक भी मान लेते हैं। आप क्वेश्चन देखिए पता पड़ जाएगा, न्यूटन लॉ का क्वेश्चन है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का है। मैं बताता हूँ, देख, के एवरेज टेम्परेचर माइनस द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। टेम्परेचर सराउंडिंग को कांस्टेंट हम रखते हैं, आपको ये रटना है, आपको ये अच्छे से रटाया हुआ रहना चाहिए। ये सब लिख लो फटाक से, बोर्ड मिटा रहा हूं। चलो देखो, बहुत आसान है, मैं 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको याद हो जाएगा। डेटा वेटा उल्टा सीधा आए तो परेशान मत होना, प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा बस। Initial temperature of the body minus final temperature of the body by the time taken to go from this temperature to this temperature। के कांस्टेंट है, अपने को मतलब नहीं है क्या है वो। पूरा कचरा आया था, याद है? कचरा टाइप का कुछ आ गया था, ई सिग्मा ए बाई एम एस, और भी कुछ आया था 4 इंटू टेम्परेचर सराउंडिंग का क्यूब, वो है ये। थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग, वो है। ओके, क्वेश्चन देख, मैंने कहा इफ बॉडी कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट, फाइंड टाइम टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कितना टाइम लगेगा आपको सिर्फ यही बताना है। कैसे करके करेंगे? ध्यान से देख, 70 से 60 गया 5 मिनट में, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर, अच्छा ये इनिशियल टेम्परेचर था थीटा वन, हाँ, तो इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर बाय द टाइम टेकन, मिनट में ही लिख रहा हूं 5। आंसर भी आपका मिनट में ही निकलेगा, फाइंड द टाइम पूछा है ना, तो मिनट में ही आंसर भी निकलेगा। थीटा वन माइनस थीटा टू, इनिशियल माइनस फाइनल बाय टाइम, दिस इज इक्वल्स टू के एवरेज टेम्परेचर किसका? 70 से 60, 130 बटे 2 65, माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग दिया ही, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग कितना लें पता नहीं, 30 ले लेते हैं। टेम्परेचर सराउंडिंग 30 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, चलो। तो 65 माइनस यहाँ पे, ठीक है जो भी ले लेते हैं, चलो 30, ठीक है। इसका मतलब के का वैल्यू कितना आ गया? ये कितना है? 10/5, 2/35, तो ये अपना के का वैल्यू आ गया। अच्छा, अब बोला है कहां से कहां जाना है, 60 से 50 जाने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल सा बात, ये इक्वेशन 1 से के का वैल्यू निकाल लिया, अब 60 से 50 जाने में कितना टाइम लगेगा वो लिखना है। तो 60 माइनस 50, इनिशियल माइनस फाइनल बाय टाइम, ये अपने को टाइम निकालना है। दिस इज इक्वल्स टू एवरेज कितना है? 60 50, 60 प्लस 50 110 बाय 2 55,
माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग कितना है, 30 माना था ना हमने, तो -30, बस हो गया। टाइम निकाल लेना, यहाँ से टाइम निकल जाएगा ना आराम से अपना। कितना आएगा देख, 10/55 - 30 कितना होता है, उसमें 5 मिनट लगा था, इसमें इतना लग गया 1 मिनट। अच्छा, के का वैल्यू उड़ा दिया यहाँ पे। के का वैल्यू कितना है, 2/35, 2/35, तो 10/25 इंटू 35/2, ये 5, अच्छा ये पूरा कट गया, और ये 7। बड़ा सुंदर आंसर आया, 7 मिनट आंसर आ रहा है। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो, अब हमको दिख रहा है यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस जाने में 5 मिनट लगा था, और 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस जाने में लग रहा है 7 मिनट्स। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और टेम्परेचर ऑफ द, मतलब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग में अगर डिफरेंस ज्यादा है, आपको ये जो फॉर्मेट है देख, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी मतलब ये जो रेट ऑफ कूलिंग है, ये डी थीटा बाई डी टी क्या है, जिस रेट से उसका टेम्परेचर घट रहा है। डी थीटा क्या है, टेम्परेचर जो घटा, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू दिस। ये तो कांस्टेंट है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग। तो बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा है तो जल्दी ठंडा होगा। अरे अगर आपने चाय रखा, गरम चाय, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे है वो चाय, और सराउंडिंग है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया मैंने, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे सराउंडिंग है, रूम टेम्परेचर है, तो 70 से 60 डिग्री ऑफ चाय जाने में जो टाइम लगेगा वो लगा 5 मिनट, तो 60 से 50 जाने में जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा, 7 मिनट्स लगेगा। 50 से 40 जाने में थोड़ा सा टाइम और ज्यादा लगेगा, ग्रेटर देन 7 मिनट्स लग जाएगा। हाँ, 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री, अच्छा वो तो लिखा ही है। मान लो चाय 80 डिग्री पे होता है, 80 डिग्री से 70 डिग्री जाने में लेस देन 5 मिनट्स लगता है। ये ये जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा रेट ऑफ कूलिंग उतना फास्ट होगा। लॉजिकल बात है ना, लॉजिकल बात है। एनर्जी रेडिएटेड इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4। तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अगर ज्यादा है, टेम्परेचर सराउंडिंग तो कांस्टेंट है, ज्यादा रेट से एमिट करेगा ना वो हीट, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी घटेगा तो पावर भी तो जो रेडिएट कर रहा है वो घटेगा। देयरफॉर लॉजिकल है। तो दिस इज न्यूटन ऑफ कूलिंग का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख फटाफट, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। मान लो बॉडी का टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से घट के हो गया कितना, 36 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट। अब मैं बोल रहा हूं 36 डिग्री सेल्सियस से, आई होप यू आर ऑल कंफर्टेबल इन हिंदी, फ्रॉम 36 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री सेल्सियस जाने में कितना टाइम लगेगा बताना है आपको। भाई फटाफट घसना है। देख, फाइनल माइनस इनिशियल 4 बाई टाइम इज 5 मिनट, दिस इज इक्वल्स टू के, ये दोनों का। अच्छा, टेम्परेचर सराउंडिंग दिया ही नहीं, टेम्परेचर सराउंडिंग ले लीजिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 degree centigrade is the temperature surrounding. Okay, so final minus initial by the 5 मिनट, this is equals to k into इसका एवरेज। ये बॉडी का θ1 θ2 है ना, इसका एवरेज कितना होगा, 70, कितना होगा 76/2, 38, हाँ 38 माइनस 16, तो k का वैल्यू कितना आ गया, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कितना होगा 22, हाँ 4/5 इंटू 22, सो 2/11, सो 2/55, 36 से 32 जाएगा अगेन 4 बाई द टाइम दैट आई नीड, दिस इज इक्वल्स टू k, दिस इज 2/55 into what is the average temperature between these two, 68/2, 34 minus 16, right? So what is the value of time, 110/18। देख लेना कैलकुलेशन सब ठीक ठाक अगर नहीं रहा तो 6 ऑलमोस्ट 6 मिनट्स आ रहा है। ठीक है, जस्ट चेक द कैलकुलेशंस, आई होप एवरीथिंग इज करेक्ट ओनली। और मैं भी चेक कर लेता हूँ, चलो 40 से 36 गया ना, ठीक है, तुम ही लोग चेक करो, होमवर्क कुछ गड़बड़ होगा तो मेरे को बता देना, बाकी कंसेप्चुअली सब कुछ ठीक है। सो दिस इज एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ, लेट मी चेक द टाइम वंस, पता चला 1.5 घंटा, ओ माय गॉड। ठीक है, चलो थोड़ा सा और खत्म ही कर ही देते हैं पूरा, क्योंकि इस वीडियो में अपना हीट खत्म ही हो जाएगा। देयर इज वन लास्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी एंड दैट इज वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, that is Wien's displacement law। ठीक है, ध्यान से देख क्या है ये।
मान लो कोई भी एक बॉडी है, आपने देखा होगा, आप अगर मार्केट में जा रहे होंगे तो कोई भी एक बॉडी को अगर आप बहुत ज्यादा अगर हीट कर देते हो तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, तो अपने को पता है एनर्जी तो रेडिएट करता है, पता भी है, कभी कभी दिखता भी है। हाँ, आप अगर जा रहे हैं मार्केट में, देखा होगा वो जो लोहा लक्कड़ का जो आयरन आयरन रॉड से, कभी आपने हीटेड आयरन रॉड अगर देखा होगा, आपने देखा होगा हीटेड आयरन रॉड रेड दिखता है, उसको थोड़ा और हीट कर देंगे तो क्या दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, थोड़ा और हीट करेंगे तो येलो दिखेगा, थोड़ा और हीट करेंगे तो ग्रीन दिखेगा, थोड़ा और हीट करेंगे तो ब्लू दिखेगा, थोड़ा और हीट करेंगे तो इंडिगो, थोड़ा और हीट करेंगे तो वायलेट। अब समझ पा रहे हैं मैं जो सीक्वेंस बोला, ये विबग्योर का सीक्वेंस था। कोई भी अगर एक बॉडी है, ध्यान समझना, कोई भी अगर एक बॉडी है, इसको अगर बहुत ज्यादा हीट करते हैं ना, बहुत ज्यादा हीट क्या, रेडिएशन तो एमिट करेगा ही, वो रेडिएशन तो एमिट करता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। पर हो सकता है वो रेडिएशंस अगर विजिबल स्पेक्ट्रम के रेंज में आ जाए, विजिबल लाइट का क्या 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली उसका वेवलेंथ होता है, किसका, लाइट का, विबग्योर का जो, अरे विबग्योर जो दिखता है ना, वो विबग्योर का जो लाइट का वेवलेंथ होता है वो इस रेंज में लाई करता है। तो अगर जो रेडिएशन जो एमिट करता है उस रेंज में अगर रहे तो अपने को दिखाई पड़ जाएगा, और अगर नहीं रहे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो कभी कभी आप अगर मार्केट में गए होंगे और आपने अगर एक बहुत लाल लोहा देखा, बहुत गर्म कर देते हैं लोहा, लाल हो जाता है, लोहा मतलब आयरन, इट बिकम्स रेड। अगर वो रेड है इसका मतलब इट इज एमिटिंग रेडिएशंस, उसका रेड कलर रिफ्लेक्शन के चलते नहीं हो रहा है। मान लो एक रेड हॉट आयरन है, मान लो एक रेड हॉट आयरन है और एक नॉर्मल रॉड है जिसको लाल कपड़ा से लपेट दिए हैं, रेड क्लॉथ। आप अगर एक ब्लैक रूम में ले जाओ, ब्लैक रूम मतलब जहां लाइट नहीं है, काला रूम नहीं, काला रूम में बल्ब लगा के काम, ब्लैक मतलब जहां पे लाइट नहीं है, नो लाइट, कौन सा चीज दिखाई पड़ेगा आपको, ये दिखाई पड़ेगा और ये दिखाई नहीं पड़ेगा। क्योंकि रेड क्लॉथ रेड क्यों दिखता है, क्योंकि उस पर जो लाइट गिर रहा है सारा वो लाइट रेज एब्जॉर्ब कर ले रहा है एक्सेप्ट रेड, रेड को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो हमारे आंख तक पहुंचता है, हम बोलते हैं हाँ कपड़ा रेड है। ये कपड़ा मैरून है, क्यों, क्योंकि सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है और सिर्फ मैरून रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये घड़ी ऑरेंज है, ये जो भी है, क्यों है, क्योंकि ऑरेंज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ऐसा हमको रिफ्लेक्शन से कलर दिखता है। पर रेडिएशन, अब यहाँ तो लाइट है ही नहीं, यहाँ तो अच्छा लाइट तो है ही नहीं, तो इसलिए तो ये तो कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, तो रेड क्लॉथ दिखेगा ही नहीं रेड। पर ये रेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के चलते इसका कोई कलर रिफ्लेक्शन से नहीं आ रहा है, इसका कलर किससे आ रहा है, रेडिएशन से। गर्म है ना भैया, बहुत बहुत गर्म है तो रेडिएशन एमिट करेगा, और जो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ रेड वाले रीजन में लाई करता है, इसलिए अपने को ये रेड दिखाई पड़ता है। इसका मतलब अपने कोई चीज दिखाई पड़ता है दो रीजन से, पहला उसका रेडिएशन से भी दिखाई पड़ सकता है और दूसरा रिफ्लेक्शन के चलते भी दिखाई दे सकता है। खैर बात करते हैं यहाँ पे, कोई भी अगर बहुत हीटेड है तो बहुत सारा रेडिएशन निकलता है, अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशन निकलता है उससे, बहुत सारा वेवलेंथ निकलता है, ठीक है। इट एमिट्स अ सीरीज ऑफ, कोई भी अगर एक हीटेड चीज है, इट एमिट्स अ सीरीज ऑफ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सीरीज मतलब कई सारा वेवलेंथ का, कई सारे वेवलेंथ का वो एमिट करता है, ठीक है। लेकिन इन सारे में से आपको कलर तो रेड ही दिखा, और रेड का तो कोई एक स्पेसिफिक वेवलेंथ हो, मान लो लैम्डा 3 रेड को करिस्पॉन्ड करता है, रेड के वेवलेंथ को करिस्पॉन्ड करता है लैम्डा 3, आपको तो वो रेड ही दिखा, बाकी सारा नहीं दिखा। इसका मतलब कोई भी हीटेड ऑब्जेक्ट है, वेवलेंथ तो सारा एमिट कर रहा है, पर उसमें से कोई एक वेवलेंथ है जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, जिसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। क्लियर है आपको, कई सारा एमिट करेगा पर उसमें से कुछ एक होगा जिसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हम अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, इंटेंसिटी फॉर अ स्पेसिफिक लैम्डा, इंटेंसिटी ऑफ रे फॉर अ स्पेसिफिक लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ है, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देख, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, मान लो टी 100 केल्विन, मान लो टी 100 केल्विन में मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। T1 रहने दो, मैं बाद में डेटा लेके बताऊंगा फटाफट। मान लो टेम्परेचर T1 में मैंने ऐसा ग्राफ प्लॉट किया, इसका काम इसका मतलब है ये पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, इसको लैम्डा मैक्स बोलूं मैं, इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब जो रेडिएशन निकल रहा है उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम है एट दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ। कई सारे मतलब वेवलेंथ निकले, पर ये वाले वेवलेंथ के लिए
जो इंटेंसिटी है उस वेवलेंथ का वो मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा जो निकल रहा है वेवलेंथ वो इस वेवलेंथ का, सबसे ज्यादा रेडिएशन इस वेवलेंथ का निकल रहा है सबसे ज्यादा, इसलिए रेड दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसको बोलेंगे लैम्डा मैक्स करेस्पॉन्डिंग, दिस इज द लैम्डा करेस्पॉन्डिंग टू द रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। लैम्डा करेस्पॉन्डिंग टू रेडिएशन of maximum intensity is lambda max. Lambda corresponding to the radiation of maximum intensity, सबसे ज्यादा देख, हर एक लैम्डा का कुछ ना कुछ इंटेंसिटी है ना, हर एक लैम्डा का कुछ ना कुछ इंटेंसिटी है, पर द लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू द रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज नोन एज लैम्डा एम। कॉन्सेप्ट, ये ग्राफ क्लियर है। अब देखा गया कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो ग्राफ ऐसे शिफ्ट करता है। अरे यार, टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाता हूं तो ग्राफ ऐसे शिफ्ट करता है, ऐसा देखा गया, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हुआ। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, मान लो ये T2, मान लो ये टेम्परेचर T3, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे ना, तो जो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी था वो घट रहा था। वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी घट रहा था। खैर देख 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 देख, पहले लॉ बता देता हूं। वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है, लैम्डा एम मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट। वो बोलता है मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ, नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ तो यहां पे इनफाइनाइट है कहीं, मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है लैम्डा एम, लैम्डा एम मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, लैम्डा एम इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय अ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज अ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट इज 2.88 इंटू 10 का पावर -3 मीटर केल्विन। इसको बोलते हैं, दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट, और इस लॉ को बोलते हैं वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो ऊपर लिखी दिया। वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये है, लैम्डा एम इंटू टी इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब अगर आप बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी घट जाएगा। इसका मतलब अभी आपको अगर रेड दिख रहा है ना, अपने को पता है वेपग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसका होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा, मतलब अगर आप और हीट करोगे ना तब हो सकता है ऑरेंज दिखे, फिर येलोइश दिखेगा आयरन रॉड। टेम्परेचर बढ़ाते रहो आप, कुछ देर के बाद आपको वो रॉड ग्रीन दिखेगा, फिर ब्लू दिखेगा, बहुत अगर हीट कर दिया, और हीट कर दिया वायलेट दिख रहा है, और हीट कर दिया बेटा व्हाइट दिखेगा, फिर उसमें सब कलर घुस गया, फिर क्या दिखेगा आपको, व्हाइट। और हीट कर दिया गल जाएगा, फिर कलर नहीं दिखेगा। बट एसेंशियली द पॉइंट इज, अगर आप हीट करते रहो तो लैम्डा क्या होता है, घटते जाता है। ठीक है, वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से आता है। ओके, और ग्राफ का अगर हम बात करेंगे, देख तो लैम्डा घट रहा है, ये लैम्डा का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस पे क्या है, लैम्डा। आप अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ाएंगे ऐसे, अगर आप T2 ज्यादा है T1 से तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा। अरे इंटेंसिटी बढ़ेगा ना यार, हाँ, पावर रेडिएटेड क्या होता है, ई सिग्मा ए टी का पावर 4, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पावर रेडिएटेड तो बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगा, तो वही बात है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी तो बढ़ेगा। पीक पीक टॉप टॉप इंटेंसिटी देखो, मैक्सिमम इंटेंसिटी देख बढ़ रहा है, तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, और लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी घट जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, और ये लॉ है, मैं ये क्वांटिटेटिवली ऐसे डिस्क्राइब किया। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लैम्डा मैक्स और घटेगा, पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। बोलो क्लियर। अच्छा, अगर मैं कहूं, मान लो ये ग्राफ था 100 केल्विन का, और ये ग्राफ है 200 केल्विन का, तो 100 केल्विन पे लैम्डा मैक्स था 100 नैनोमीटर, तो बोलो तो 200 केल्विन पे कितना हो जाएगा, 200 केल्विन पे कितना होगा, 50 होगा रे, हैं? हाँ, 200 केल्विन पे कितना होगा, 50 नैनोमीटर। क्यों, क्योंकि लैम्डा इंटू टी शुड बी कांस्टेंट, तो आपने टेम्परेचर को अगर डबल कर दिया तो लैम्डा हाफ हो जाएगा, है ना, दिस इंटू दिस शुड बी इक्वल टू दिस इंटू दिस, लैम्डा एम इंटू टी शुड बी अ कांस्टेंट। पहला चीज, ये पहला चीज नोट कर लो जो न्यूमेरिकल में काम आएगा आपको, क्योंकि सिंपल सा चीज है। आपको अगर मैं बोल दूं कि सन का टेम्परेचर, सन से जो रेज आ रहा है, येलोविश आता है ना, येलोविश रेज आता है, उसका लैम्डा अगर आपको पता हो, येलो लाइट का लैम्डा पता हो, तो टेम्परेचर ऑफ द सन निकाल सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ द सन क्या होगा,
बाय लैम्डा, लैम्डा समथिंग नैनोमीटर में आएगा, काफी ज्यादा केल्विन आ जाएगा। टेम्परेचर ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन निकाल सकते हैं इस पे डायरेक्ट, या फिर आपको एनालिटिकल क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है, ये याद रखना। सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन दिया मैं आपको। और इस पे एक चीज और ध्यान दो, ये तो पॉइंट 1 था। पॉइंट 2 कि एरिया अंडर ग्राफ चूंकि इंटेंसिटी से रिलेटेड है, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4। इसका जो एरिया है वो इंटेंसिटी से रिलेटेड है या पावर से रिलेटेड है, therefore area under the graph is proportional to temperature of the body का पावर 4। इसका मतलब if temperature of the body is made 2 times, तो area under graph will become 16 times। टेम्परेचर का पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा इस ग्राफ के अंडर का एरिया। ठीक है, so this is Wien's displacement law. So in today's chapter, in today's this particular video we covered a lot of things. Previous theory तक तो मैंने रिवीजन करा ही दिया था। उसके बाद क्या था, previous theory के बाद what we discussed, ब्लैक बॉडी एंड देन वी डिस्कस्ड एब्जॉर्प्टिव पावर, ये दो टर्म बोला था हम। ब्लैक बॉडी में तो कुछ रटना नहीं है, ये एमिसिव पावर इज बेसिकली इट्स नॉट पावर, उसका डायमेंशंस पावर का नहीं होगा, पर वो क्या है, पावर पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द एनर्जी इंसिडेंट, इट्स प्योरली डायमेंशनलेस। एमिसिव पावर का डायमेंशंस होता है, पावर पर यूनिट मीटर स्क्वायर डायमेंशंस होता है, डायमेंशंस नहीं होता, पर पावर का डायमेंशंस नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड एब्जॉर्प्टिव पावर का तो डायमेंशनलेस ही होता है, 0 से 1 की चलाई करता है, कांस्टेंट होता है और E के बराबर होता है। उसके बाद किरचॉफ लॉ पढ़े, उस किरचॉफ लॉ में बोले E by A इक्वल्स टू E ऑफ ब्लैक बॉडी, और प्रूफ भी देखे और वहां पे E इक्वल टू A का प्रूफ था और किरचॉफ लॉ का अपना अलग प्रूफ था। गुड एमिटर्स और गुड एब्जॉर्बर वो सीखे। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का बात की, वो फॉर्मेट याद रखना, क्या कौन सा फॉर्मेट, θ1 माइनस θ2, इनिशियल माइनस फाइनल बाई initial minus final by the time taken, this is equals to what, k constant into average temperature θ1 plus θ2 by 2 minus temperature surrounding। याद रखना बिल्कुल फॉर्मेट, भूल जाएंगे यहाँ पर ना। और इसके बाद फाइनली हमने देखा Wien's displacement law, जो कि ये है। ठीक है, so this is our entire heat transfer and there are some good questions that will be practicing in the live class itself। ठीक है, thank you very much, हरे कृष्ण।